हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो हम जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन। तो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो ऑपरेटर होने वाला है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, ऑपरेटर क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली ऑपरेटर जो होता है वो एक तरीके का सिंबल बोल सकते हैं या उसको एक तरीके का कीवर्ड बोल सकते हैं जो कि किसी वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से, ऑपरेटर एक सिंबल बोल सकते हैं, इसको सिंबल या आप इसको सिंबल या कीवर्ड बोल सकते हो, कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड बोल सकते हैं जो वैल्यू पर क्या करता है, वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ऑपरेटर एक तरीके का कीवर्ड या सिंबल हो सकता है जो क्या करता है, किसी भी वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमारे पास, मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं आपको ऑपरेटर में क्या होता है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं let a equals to 20 and let b सॉरी, यहाँ पर मैं console.logs डायरेक्ट लाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20 प्लस 30, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन कराऊंगा, कंट्रोल S करते हैं, इसको ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और यहाँ पे मैं इसको अगर रन कराऊँ तो ये क्या देने वाला है, 50 देने वाला है। इसका जो आउटपुट आने वाला है वो कितना आने वाला है, 50। तो अगर मैं नोड index.js, आपका 50 आ गया। ये इसमें क्या है, दो वैल्यू हैं, यानी 20 क्या है, इसमें जो दो वैल्यू दिख रही हैं आपको, ये 20 क्या है, इस तरह 20 एंड 30, ये जो 30 दिख रहा है आपको, ये एक ऑपरेंड है, ठीक है। और जो प्लस आपको दिख रहा है वो एक तरीके का ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेंड के ऊपर क्या करता है, ऑपरेंड क्या है, बेसिकली ऑपरेटर उन्हीं दो ऑपरेंड के ऊपर क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अगर ऑपरेंड हम पूछे तो ऑपरेटर जिस भी वैल्यू पर काम करता है या जिस भी वैल्यू पर कोई टास्क परफॉर्म करता है, उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। यानी जिस भी वैल्यू पर वो, यहाँ पे अगर देखें तो 20 और 30 एक दो ऑपरेंड है जिसके ऊपर ऑपरेशन, कुछ जो ऑपरेटर है कुछ काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लस कर रहा है दो वैल्यू को। तो ऑपरेंड क्या है, अगर जो हमारा ऑपरेटर है वो जिन दो वैल्यू पर कोई काम कर रहा होता है या उन पे कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे यहाँ पे वो दो वैल्यू को ऐड करने का काम कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इस केस में हमने देखा 20-30 क्या थे, एक ऑपरेंड थे, और जो हमारा प्लस था वो एक ऑपरेटर था, ठीक है। इस तरीके से हम क्या किए, ऑपरेटर को समझे। अब देखिए हमारे जावास्क्रिप्ट में कई टाइप के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके ऑपरेटर को समझते हैं। एक होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर एक तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, परफॉर्म करता है। जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई एक वैल्यू, लेट a इक्वल्स टू 20 एंड लेट b इक्वल्स टू 30, इस तरीके से हमने किया। अब इसके अंदर अगर मुझे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से, जैसे हमने ये लिखा console.log a प्लस b, तो प्लस क्या है, एक तरीके से ऐड है, दो वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो प्लस ऑपरेटर जो आता है वो एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा है, जो दो नंबर को ऐड कर रहा है, दो नंबर को ऐड करने का काम कर रहा है, वो एक क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या करता है, दो नंबर को यहाँ पे ऐड कर रहा है, तो नोड index.js, तो ये हमें 50 दे देगा, ठीक है, यानी दो वैल्यू को ऐड करने का काम करता है।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा ऑपरेटर है, ये जो प्लस ऑपरेटर है, उसका एक और स्पेशल बिहेवियर है। जो प्लस का है वो एक स्पेशल बिहेवियर भी है। वो क्या करता है, स्पेशल बिहेवियर इसमें क्या है कि अगर ये चीज़ अगर मैं स्ट्रिंग बना दूं, इस चीज़ को मैं अगर स्ट्रिंग बना दूं, तो अब जावा स्क्रिप्ट में क्या करता है, जो ये प्लस ऑपरेटर है वो दो तरीके से परफॉर्म करता है। उसको ऐड का मतलब केवल जावा स्क्रिप्ट में प्लस का मतलब केवल ऐड नहीं है, यानी प्लस की दो मीनिंग है। ये जो हमारा प्लस ऑपरेटर है इसके दो मीनिंग है। एक तो क्या होता है, कॉन्कैट भी करता है, कॉन्कैट, और इसके साथ साथ ये हम लिख देते हैं, साथ साथ क्या करता है, ऐड भी करता है। तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, कॉन्कैटिनेट भी करता है और ऐड करता है। तो इसके दो वर्क हैं। तो जावा स्क्रिप्ट कुछ रूल्स लेकर चलता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टाइप कोर्सन, उसी रूल के अकॉर्डिंग इसको इस पे टास्क परफॉर्म करेगा। मतलब अगर उसको कहीं भी स्ट्रिंग दिख जाती, इसका मतलब ये हुआ, यानी बी की वैल्यू 20 और प्लस में किया किसको 30, तो वो करता है क्या है कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो टाइप कोर्सन का यूज करता है। वो करता है कि जो भी हमारा, अगर उसको प्लस का ऑपरेटर दिखता है और अगर उस दोनों ऑपरेटर में कोई भी स्ट्रिंग दिख जाती है, उसको अगर दोनों ऑपरेटर में, सॉरी ऑपरेंड में अगर स्ट्रिंग दिख जाती है, तो वो सबसे पहले नंबर वाले को भी स्ट्रिंग बना देता है। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो अगर उसको दो ऑपरेंड में कोई भी एक, अगर उसे क्या दिख जाता है, स्ट्रिंग, तो वो दूसरे वाले को भी स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करता है। इसी को हम बोलते हैं टाइप कोर्सन। टाइप कोर्सन बेसिकली क्या है कि जावा स्क्रिप्ट जब टास्क परफॉर्म करता है तो वो अपने ऑपरेशन को इजी तरीके से परफॉर्म करने के लिए कुछ डेटा टाइप्स को इंटरनली अलग डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर देता है। उसको जैसे ज़रूरत होती है उस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम टाइप कोर्सन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आउटपुट हम देखेंगे तो इसका आउटपुट जो आने वाला है वो बेसिकली इस प्रकार से आएगा 20 30। ठीक है, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या करेगा, इस केस में कॉन्केटनेट कर देगा, 30 को क्या बना देगा, 30 को बेसिकली स्ट्रिंग बना देगा, ऐसे बना देगा। और फिर स्ट्रिंग के बाद दो स्ट्रिंग का कॉन्केटनेट करके 20 30 आ जाएगा। तो अगर इसको हम चेक करें तो आपको 20 30 यानी वो कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो प्लस के केस में ये होता है, उसको दो ऑपरेशन देखते हैं, कॉन्कैटिनेट प्लस का मतलब होता है और इसके साथ साथ ऐड भी होता है। तो जावा स्क्रिप्ट अगर कोई स्ट्रिंग दिख जाती है तो वो क्या करता है, वो दूसरे को भी स्ट्रिंग बना देता है। अगर उसे दोनों नंबर दिख गए तो सिंपल काम है उसका कि दोनों को ऐड करा देना है। ठीक है, एक ये ऑपरेटर हुआ। दूसरा ऑपरेटर हम इसी को कॉपी करते हैं, ये आपको क्या करेगा, माइनस करने का काम करेगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक नंबर का हम माइनस करके देखते हैं। नंबर इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 40 माइनस में वैल्यू आ गई इसलिए। तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको थोड़ा कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पहला हमने ऑपरेटर देखा प्लस ऑपरेटर। ये माइनस ऑपरेटर क्या करेगा, दो वैल्यू को सबट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो अगर इसको हम प्रिंट कराएं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अब आपको 10 दिखेगा, दो वैल्यू को सबट्रैक्ट किया। क्या इस केस में भी ये इस तरीके का काम करेगा, क्योंकि प्लस का देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूं तो जावा स्क्रिप्ट देखिए कितना जो है वो अंदर से खुद भी कैसे काम करता है, अंदर कैसे खुद वो कितना समझदार है। देखिए हम अगर इसको रन कराएं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको देखो 10 ही मिल रहा है, जबकि वो स्ट्रिंग है और ये क्या है 30। तो वो ही टाइप कोर्सन का यूज करता है। उसको पता है कि जो माइनस ऑपरेटर है, ये जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, उसका एक ही काम है, सब्ट्रैक्शन का एक ही काम है कि हमें क्या करना है, दो वैल्यू में माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वो उसको कंफ्यूजन है ही नहीं। तो वो 40 को क्या कर दे रहा है, नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है। एक्चुअल में जो 40 है वो एक नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा है, टाइप कोर्सन के हेल्प से जावास्क्रिप्ट इंटरनली कन्वर्ट कर दे रहा है। तो 40 और 30 माइनस करके हमको 10 मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज को समझने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर क्या है, इसको कॉपी करते हैं, और भी ऑपरेटर हैं जिसके मल्टीप्लाई भी ऐसे हो सकता है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज करें तो ये इनटू करेगा, मतलब दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। तो सबसे पहले हम विदाउट स्ट्रिंग वाला देख लेते हैं।
ये क्या करेगा, अब दोनों वैल्यू को सिंपल मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दे रहा है और इसकी वैल्यू दे दे रहा है। अगर यही स्ट्रिंग होती तो अब आउटपुट आप गेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेम लॉजिक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का मीनिंग तो एक ही है ना। तो मल्टीप्लाई का जब मीनिंग एक है तो ये क्या करेगा, सिंपल मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेगा, उसको क्या करेगा, नंबर में कन्वर्ट कर देगा, नंबर में इसको कन्वर्ट कर देगा, फिर उसके बाद ये नंबर में है ऑलरेडी, उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये ऑपरेटर हो गया। उसके बाद हम डिवीजन ऑपरेटर देख सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं console.log, और मैं ए को डिवाइड करता हूँ बी से, तो ये क्या करेगा, डिवीजन कर देगा, यानी डिवाइड कर देगा दोनों वैल्यू को, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, नोड index.js। तो आपका आ जाएगा इस तरीके से, पॉइंट में वैल्यू आएगी, फ्लोट वैल्यू आएगी बिल्कुल। उसके बाद अगर मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना तो सेम वैल्यू आने वाली, क्योंकि हमको पता है डिवीजन का भी मतलब सेम ही होता है। तो मैं इसको भी अगर चेक करूँ नोड index.js तो सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिवीजन वैल्यू है, ठीक है। हमने देखा, आपको बताया किस तरीके से प्लस माइनस ये सारे परफॉर्म टास्क होते हैं, टास्क परफॉर्म होते हैं, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, केवल किसके केस में, माइनस, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई, और किसके केस में, डिवीजन के केस में। इस प्लस वाले केस में दूसरे वाले को क्या बना देता है, स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। दूसरे वाले को क्या बना देता है, स्ट्रिंग बना देता है। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। डिवीजन के बाद देखिए, डिवीजन में बहुत सारे वो भी आ सकते हैं, जैसे मुझे console.log में करता हूँ, console.log, अगर मैं किसी नंबर को 10 डिवाइड बाई 100 करूँ, 0 करूँ, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है, नोड index.js। तो इसका आउटपुट हमेशा इन्फिनिटी आता है, क्योंकि हमें पता है किसी नंबर का हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। यही चीज़ अगर मैं माइनस में करूँ, ये भी तो हो सकता है माइनस में, अगर -10 में करूँगा तो क्या आना चाहिए, नोड index.js, ये आपको माइनस इन्फिनिटी देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। और अगर मैं 0 डिवाइड बाई 0, ये देखिए कुछ स्पेशल केसेस हैं आपको याद रखने, 0 डिवाइड बाई 0 करते हैं, नोड index.js, तो आपको नॉट अ नंबर देगा, ठीक है। तो ये आउटपुट बेस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे आउटपुट होते हैं। तो इस पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए मॉडुलस हम निकालते हैं। अभी तक क्या था, मॉडुलस क्या देता है, ये ऑपरेटर आपने जरूर देखा होगा, console.log, जो ए का मॉडुलस हमें निकालना है बी के साथ, ये क्या क्या रिटर्न करता है, ठीक है। तो जो मॉडुलस होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। जैसे हमारे पास a इंटू बी है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, नोड index.js, सॉरी एनीथिंग्स एरर, सॉरी console.log होना चाहिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, सॉरी। CLS करते हैं नोड index.js, तो आपको देखिए 10 आ रहा है, इसका मॉडुलस क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, क्योंकि उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर आप 30 को 40 से डिवाइड करोगे तो 13 बचा 30, उसके बाद 10 ही तो रिमाइंडर बचेगा, क्वेश्चन क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हुआ और रिमाइंडर कितना आया, 10 आया, तो वो 10 रिमाइंडर रिटर्न करके दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये मॉडुलस का था। इसको कभी कभी आप चेक कर सकते हो, इसका अगर आपको यूज केस देखना है तो इसका यूज केस कुछ इस तरीके से देखते हो, थोड़ा सा हम समझाते हैं। लेट नंबर इक्वल्स टू 10, मैंने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ मैं एक कंडीशन पास कर रहा हूँ, इफ नंबर, क्या नंबर का जो मॉडुलस है, मॉडुलस टू इक्वल टू 0, तो ये एक इवन नंबर का प्रोग्राम है, ठीक है। इवन नंबर का प्रोग्राम हम आपको दिखा रहे हैं, console.log, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इवन, ठीक है। तो इसका यूज है, यूज केस है, ठीक है। मैं यूज केस आपको दिखा रहा हूँ कि मॉडुलस का यूज केस क्या है। इस कोड से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। console.log ऑड, देखिए ये कोड पहले हम समझ लेते हैं क्या, ठीक है। हमने एक नंबर लिया 10, ये नंबर हमने क्या किया, एक 10 लिया,
क्या ये चेक कर रहा है कि n मॉडुलस 2 क्या इसका 0 है। मतलब आप समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ये क्या करेगा, जो 10 है उसको डिवाइड करेगा किसके साथ, 2 से। तो इसका अगर आप देखोगे तो 2 का कितने बार में जाएगा, इसका डिवीजन 5 बार में जाएगा। तो इसका क्वेश्चन तो 5 आएगा, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, 0 आ गया, यानी उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो रिमाइंडर जिसका 0 बचा, यानी अगर उसके इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो 2 से डिवाइड जो हो जाते हैं वैल्यू, वो क्या होते हैं, इवन ही होते हैं। और जो 2 से डिवाइड नहीं हुए वो क्या हो गए, ऑड। तो अगर मैं इसको चेक करूं नोड index.js तो आपको देखो इवन देगा। अगर यही नंबर मैं 11 कर देता हूं तो 11 तो उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। नोड index.js तो क्या आ गया, ऑड आ गया। तो ये एक यूज केस है आपके ए मॉड, जो हमारा मॉडुलस मॉड वाला जो ऑपरेटर है, ठीक है, उसका एक यूज केस है। इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशिएशन भी आता है। जिसे हमारे पास एक जो ऑपरेटर होता है एक्सपोनेंशिएशन जो होता है हमारा, वो किस एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। ये क्या है, एक्सपोनेंशिएशन। एक ऑपरेटर होता है एक्सपोनेंशिएशन, जो बेसिकली क्या करता है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। 2 मल्टीप्लाई साइन के साथ एक्सपोनेंशिएशन को हमें क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली ये पावर के लिए होता है। आपको अगर किसी नंबर का पावर निकालना है तो वहां पे ये एक्सपोनेंशिएशन जो हमारा ऑपरेटर है वो यूज होता है। जैसे मुझे console.log यहां से समझते हैं, console.log यहां पे मैं इसी दोनों का पावर, इसको मैं यहां से देखता हूं एक्सपोनेंशियल 3। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब है कि 2 को आप क्या करो, उसका पावर निकाल दो। पावर कैसे निकालेंगे, 2 का आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है, पावर 3। और इसका मतलब क्या होता है, 2 यही तो होगा इसका मतलब। और आंसर क्या आना चाहिए, 8। ये पावर निकालने का काम करता है। तो अगर मैं इसको सेव करूं तो नोड index.js तो आपको 8 दिखा देगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, पावर निकालने का सिंपल सा काम करता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है कि ये क्या करता है, सिंपल सा पावर निकालने का काम करता है। थोड़ा सा मैं आगे की जो ऑपरेटर्स हैं उसको समझाने वाला हूँ। दूसरा जो अब हम जो समझने वाले हैं वो है एक दूसरा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर अब हमें समझने वाले। पहला ऑपरेटर हमने समझा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, किसकी वैल्यू को असाइन करता है। जैसे ये क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। ये बेसिकली ये वैल्यू को असाइन करता है, ठीक है। जैसे हमने कोई वेरिएबल ली, लेट c इक्वल्स टू 30, तो ये क्या कर रहा है, c की वैल्यू को असाइन कर रहा है, 30 को c के अंदर असाइन कर रहा है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो बेसिकली यही है। इक्वल टू जो इसमें दिख रहा है वो एक क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या, ये जो इक्वल टू आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर वो बेसिकली क्या कर रहा है, 30 को असाइन कर रहा है सी के अंदर। सी के अंदर क्या कर रहा है, वैल्यू को रख रहा है, ठीक है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग बिगनर होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इफ हमने लिखा c इक्वल टू 30, तो ये बेसिकली ये आपका कंपेयर नहीं कर रहा है क्या c की वैल्यू 30 के बराबर है। कुछ लोग होते हैं कि ये समझ रहे हैं कि c की वैल्यू 30 के साथ कंपेयर कर रहा है कि क्या c इक्वल टू 30 है। नहीं, वो c की वैल्यू को 30 को असाइन कर रहा है c के अंदर, वो वैल्यू असाइनमेंट का काम कर रहा है, यहाँ कंपेरिजन का काम नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को जरूर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। देखिए इसी में कुछ आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, आपने सुना होगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है ये थोड़ा सा हम देखते हैं।
देखिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे हमने लेट ये जो सी लिया था इसी को थोड़ा उठाते हैं हम नीचे की तरफ, ठीक है, यहीं पे हम सी को उठाते हैं और यहाँ पे हमने एक सी की वैल्यू क्या ले ली 30। अब मैं इसी के अंदर ये जो सी, ये आपने जरूर सुना होगा, मैं 20 कर देता हूँ। तो ये क्या है, यही जो आपका है ये प्लस इक्वल टू, ये क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आप यहाँ पे देखो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल्स टू क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, अगर इसका हम मीनिंग देंगे तो सी इक्वल्स टू सी प्लस 20 ही तो है। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यानी सी के अंदर क्या कर रहा है, स्टोर 20 को अलग से ऐड कर रहा है, यानी 30 को पहले ऐड करेगा, 30 प्लस 20 और क्या हो जाएगा 50। तो ये एक तरीके का ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही हम इसको सी माइनस इक्वल्स टू 20 कर सकते हैं, ऐसे हम सी इंटू इक्वल्स टू 20 कर सकते हैं, ऐसे हम सी डिवाइड इक्वल टू 20 कर सकते हैं। ये ऐसे हम सभी के साथ कर सकते हैं, जो कंपाउंड ऑपरेटर होते हैं वो इन सब के साथ काम करता है, ठीक है। सॉरी ये डबल इक्वल्स टू शायद हो गया इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही सी मॉडुलस आप निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है, मॉडुलस आप निकाल सकते हो इक्वल्स टू 20। ऐसे करके आप सी एक्सपोनेंट भी निकाल सकते हो इक्वल्स टू 20। तो इस तरीके से आप कई टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। क्या ये एक थोड़ा सा हम केस देखते हैं, जैसे मेरे पास लेट एक नेम नाम से एट्रीब्यूट लिया और यहाँ पे आकाश हो गया, यहाँ पे मैंने एक अपना क्या हुआ, एक स्ट्रिंग को स्टोर करा के रखा है, ठीक है। क्या ये इसमें नेम प्लस इक्वल्स टू, मैं क्या कर सकता हूँ, MAURYA, मैंने क्या किया, मोरिया लिख दिया। अब मैं इसको अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ तो नेम को मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो क्या आना चाहिए, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो आपको आकाश मौर्य कनकैटनेट करके मिल जाएगा, मतलब उसी में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, सिंपल सा काम है। तो ऐड करने का क्या काम कर रहा है, तो इस केस में भी हो सकता है, स्ट्रिंग में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, माइनस के साथ भी काम कर सकते हो, इनटू के साथ भी काम। हमने इस सारे कंपाउंड ऑपरेशन का देखिए एग्जांपल हमने नहीं दिया है, पर आप इस एग्जांपल के साथ समझ सकते हो, ठीक है। तो आप जरूर समझ सकते हो इस चीज को। इसके बाद हमारा जो तीसरा ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर को हम जरा समझते हैं। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर एक तरीके से रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है जो केवल बुलियन वैल्यू में होता है। ये दो वैल्यू को कंपेयर करता है, ट्रू और फॉल्स में इसका रिजल्ट मिलता है, और अगर ट्रू होता है तो हम कुछ काम कर, जैसे हमारे पास कुछ वैसे कोड है कंपैरिजन ऑपरेटर की क्यों नीड पड़ी वो जरा हम समझते हैं, नीड क्यों पड़ी। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ, एज इक्वल्स टू 18 मैंने ले लिया, ठीक है, 18। अब मुझे क्या करना है, हमारे पास एक प्रॉब्लम एनवायरनमेंट है कि जितने भी 18 साल के इक्वल या 18 साल से ज़्यादा हैं उनको तो हमें वोट डैशबोर्ड पे ले जाना है, यानी वोटिंग डैशबोर्ड पे ले जाना है। और अगर वो वोट अवेलेबल नहीं है 18 साल से उससे कम, तो उनको हमें क्या कर देना है, सीधा सीधा एग्जिट करा देना है। तो इसको कैसे करोगे आप, यहीं पे आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसके लिए हमें इफ कंडीशन पास करेंगे, इफ एज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, ठीक है, ये हम एज, तो हम कंसोल डॉट लॉग क्या कर देंगे, यहीं पे हम कर देंगे जो हमारा वोट डैशबोर्ड पे शो करा देंगे। और एल्स में अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको एक मैसेज दे देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा, या कोई मैसेज आप प्रिंट करा सकते हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, आप एलिजिबल ही नहीं हो वोट के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या ये है, ये जो चेक कर रहा है ना कि क्या एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके बराबर है, 18 के। तो एक ग्रेटर देन जो इक्वल्स टू, ये जो ऑपरेटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली ये जो इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपको दिख रहा है,
ये क्या है, एक तरीके का ऑपरेटर है। जो कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर की इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। यूज केसेस भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं इसको रन कराऊं, तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो क्या आना चाहिए, ओड डैशबोर्ड उसको दिखना चाहिए। अगर वो उससे छोटा कोई बच्चा आता है तो उसको क्या कर दिखा दोगे आप, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, आप सीधा दिखा दोगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओट, क्योंकि आप ओट के एलिजिबल नहीं, तो इस वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करने देंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर की इस तरीके से नीड हुई। अब कई प्रकार के हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। देखिए सबसे पहले ग्रेटर देन, अगर मैं ग्रेटर देन देखूं, ग्रेटर देन, ठीक है, तो ग्रेटर देन क्या होता है, देखिए कंसोल डॉट लॉग कर, कंसोल डॉट लॉग, क्या 5 ग्रेटर देन 2, ये क्या देने वाला है। देखिए मैंने आपको बताया ना, आउटपुट में क्या देता है, वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, क्या हुआ, ट्रू आया, मतलब देख चेक कर रहा है कि क्या 5 2 से बड़ा है, ये चेक कर रहा है ना। ग्रेटर देन ऑपरेटर, क्या 5 2 से बड़ा है, तो 2 क्या है, छोटा है, जाहिर सी बात, तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन ऑपरेटर इस तरीके से चेक करता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो हमारा होता है लेस देन। ठीक है, तो ये क्या देने वाला है, ये देने वाला है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि आपको पता है सीधा कि 5 की वैल्यू क्या है, छोटी तो है ये, वो सॉरी बड़ी है किससे, 2 से, तो 2 की वैल्यू छोटी है, तो इस केस में क्या है, फॉल्स दिया, और इस केस में ट्रू दिया। तो इस तरीके से ये क्या है, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, और ये क्या है हमारा, लेस देन। ठीक है, लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमारा आता है एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेक करूं, तो इसमें क्या चेक करेगा, सबसे पहले तो चेक करेगा क्या 5 ग्रेटर देन 2 है, ये चेक करेगा, और साथ में क्या 5 इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 है, ये दो चीजें चेक करेगा। ठीक है, इस केस में ये दो चीजें चेक करता है। तो इस केस में अगर ये दो चीजें चेक करेगा तो क्या ये सही, इस केस में क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये भी आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि उसने क्या कहा, 5 इज ग्रेटर देन 5, तो ये वाला तो है ना, ये है, पर ये वाला केस नहीं है। तो अगर यहाँ मैं 5 भी लिख दूँ ना, 5, तो ये आपको अब समझ में आएगा। देखिए नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अभी भी क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, अभी भी ट्रू दे रहा है, लेकिन अगर मैं इक्वल टू हटा दूं, तो क्या ये सही देगा, ये आपको नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये आपको क्या देगा, एरर देगा। हमने क्या कहा था, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, तो आपको डबल इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो इस केस में भी आपको क्या दे देगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अभी भी क्या कर देगा, ट्रू देगा। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली दोनों चीज़ों को एक साथ चेक कर रहा है, इसलिए हम ये चीज़ लगाते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में था। दोनों चीज़ों को क्या, इक्वल टू भी चेक कर रहा है, साथ में ग्रेटर देन भी चेक कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले, जो लेस देन इक्वल टू हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे ही लेस देन इक्वल टू होगा कंसोल डॉट लॉग, ये जो हमारा 5 क्या लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये भी आपका क्या आने वाला है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो ये भी आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि वो एक तो कंडीशन है कि वो ग्रेट लेस देन तो है पर इक्वल टू नहीं है ना, तो वहां पे फॉल्स आ गया। तो ये दोनों चीजें चेक कर रहा है। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अब आपका आता है जो बेसिकली लेस देन ग्रेटर देन हमारा हो गया, इक्वल टू अब आता है। क्या इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं हम, जैसे हमारे पास कंसोल डॉट लॉग, एक लेट एक वेरिएबल आप बना रहे, a इक्वल्स टू 10 एंड लेट b इक्वल्स टू 20। तो अब कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ऊपर शायद वेरिएबल्स बने होंगे, इसको हम थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं चेक करता हूं कि क्या a डबल इक्वल्स टू b है, ये क्या करता है, इक्वल टू ऑपरेटर है। ठीक है, cls कहते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये क्या करेगा, फॉल्स देगा, क्या दे रहा है, फॉल्स। क्या a की वैल्यू b के बराबर है, फॉल्स दे रहा है, क्योंकि 10 और 20 क्या है, दोनों इक्वल तो नहीं है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। अगर मैं इसी को 10 कर दूं तो ये क्या देगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये आपको ट्रू देने वाला है।
तो ये क्या करता है, इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है, बेसिकली ये इक्वल टू है, इक्वल टू। पर हम एक और देखते हैं कंसोल डॉट लॉग, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, कंसोल ए ट्रिपल इक्वल्स टू भी होता है, ठीक है। क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस क्या दे रहा है, दोनों के दोनों ट्रू दे रहे हैं, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्योंकि इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिए डिफरेंस हम यहीं से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, एक स्ट्रिंग बना दी, ठीक है, स्ट्रिंग बना दी। अब मैं सेव करता हूँ, मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंस आपको पता चलेगा। आप जब आप डबल इक्वल टू लगा रहे हैं तो ये आपको ट्रू दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप ट्रिपल इक्वल टू लगा रहे हैं तो ये आपको क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल वैल्यू को चेक कर रहा है, वैल्यू को चेक कर रहा है, नॉट डेटा टाइप। मतलब ये डेटा टाइप को नहीं चेक कर रहा है, उसका डेटा टाइप कैसा है, वो केवल वैल्यू को चेक कर रहा है कि इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो वो क्या दे रहा है, ट्रू रिटर्न कर दे रहा है। पर इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में ये वैल्यू के, ये क्या कर रहा है, वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक कर रहा है, डेटा टाइप भी चेक कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। ये क्या कर रहा था, सिंपल इस वैल्यू को देख रहा था और उसके बेस पे आउटपुट में क्या दे रहा था, ट्रू दे रहा था। ये आउटपुट में क्या दिया, ट्रू दिया। लेकिन इस केस में जब ट्रिपल इक्वल टू हमने लगाया तो ये देख रहा है कि इसका डेटा टाइप चेंज हो गया, इसका डेटा टाइप एक स्ट्रिंग है और इसका डेटा टाइप एक नंबर है, तो दोनों डेटा टाइप नंबर और स्ट्रिंग क्या हुए, अलग हुए। तो ये क्या कर रहा है, दोनों बेस पे कंपेयर कर रहा है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स। ये डेटा टाइप भी देख रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू बेस पे, ठीक है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में समझा भी था कि हम इसको लूज इक्वलिटी बोलते हैं, इसको हमने बोला था कि स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जब डेटा टाइप्स को हम समझ रहे थे, इसीलिए वहां पे हमने डिस्कस किया था इस चीज को। तो ये लूज स्ट्रिक्ट है और ये हमारा स्ट्रिक्ट है और ये लूज है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यूज देखिए रिकमेंडेड कौन सा है ये हम आपको बता दें। तो बेसिकली रिकमेंडेड हमेशा ट्रिपल इक्वल्स टू का यूज आप करिए, और जब आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू करें तो डबल इक्वल्स टू का यूज करें, ठीक है। और अगर लेस देन इक्वल्स टू करें तो उसको भी डबल इक्वल टू यूज करें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, रिकमेंडेड है जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप डबल इक्वल्स टू का यूज कम करें और किसका यूज करें, ट्रिपल इक्वल्स टू, जो कि डेटा टाइप्स को भी कंपेयर करता है। तो लूज इक्वलिटी बहुत ही डेंजरस है, लूज इक्वलिटी के डेंजरस साइंस भी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं बहुत सारे लूज इक्वलिटी हैं, जीरो फॉल्स, जैसे उनके हमने देख लिया कि कितना डेंजर है। स्ट्रिंग और नंबर को सेम बता दे रहा है, स्ट्रिंग और नंबर क्या हो जा रहे हैं, सेम बता दे रहा है। अगर मैं और चीज़ों को चेक कराऊं, ये चीज़ें तो सिंपल थी, अभी मैं और चीज़ें भी आपको बताऊं। इसको कमेंट करते हैं क्यों इतना डेंजर है वो, हम क्यों डबल इक्वल्स टू का यूज करें। जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग किया और मैंने ये जो कामा है इसको डबल इक्वल्स टू कर दिया किसके बराबर, फॉल्स। ये क्या कर दे रहा है, दोनों को, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। इसको ये इक्वल बता रहा है, ये एक बुलियन वैल्यू है, एक क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर आ सकती है, वो इसको क्या बता रहा है, ट्रू बता दे रहा है, जो कि एक ब्लंडर है। तो इसकी वजह से हम इसको नहीं कर यूज। ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, कंसोल डॉट लॉग नल इक्वल टू अनडिफाइंड। इसको मैं अगर चेक कराऊं आपको तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये भी आपको क्या दे दे रहा है, ट्रू दे रहा है। आप समझ सकते हो अनडिफाइंड क्या है, एक वैल्यू पहले से जो मेमोरी क्रिएशन फेज में डाला जाता है, जबकि नल हम इंटेंशनली जाके, नल का मतलब है उस वेरिएबल अभी कुछ भी असाइंड हुआ ही नहीं है, केवल नल एक वैल्यू हम रख देते हैं, उसको भी ये क्या कह रहा है, ट्रू बोल रहा है। तो एक एक तरीके से बहुत ही डेंजर साइंस है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हमेशा अपने प्रोग्राम को फ्रिक्वेंट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी हमारा प्रोग्राम ब्रेक ना हो, उसके लिए हम हमेशा ट्रिपल इक्वल्स टू स्टिक चेक ही करेंगे, ठीक है। तो स्टिक चेक का ही यूज हम करने वाले हैं। और एक एग्जांपल अगर आपको और बताएं तो वो भी आपने देखा होगा, फिलहाल ट्रिपल इक्वल्स टू हमेशा यूज किया जाता है।
तो ट्रिपल इक्वल्स टू का ही यूज आप करें, ठीक है। चौथा ऑपरेटर हम समझने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो हमें इसको इफ और एल्स कंडीशन के साथ बहुत ज़्यादा यूज करते हुए आप देखोगे, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर एक कंडीशन को कंबाइन करते हैं। जैसे हमारे पास एक सिंपल, हम क्या कर रहे थे अभी तक, एक सिंपल कंडीशन कर रहे थे हम। इसके देखिए, इफ जब कंडीशन लगाया था तो हमने केवल क्या किया, एज को एक सिंगल चीज़ों को हम कंपेयर कर पा रहे थे। एज को ही हम क्या कर पा रहे थे कि अगर 18 से ग्रेटर देने तो हम कर देंगे। इसी केस में अगर मुझे डबल कंडीशन लगानी हो तो वो क्या यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसके साथ मुझे इफ़ और लगाना पड़ेगा और नेस्टेड इफ लगाने पड़ेंगे, तो हमारा कोड जो हो जाएगा वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करता है, हमारे कंडीशंस को कंबाइन करता है। कंडीशंस को क्या करता है, कंबाइन करता है। मेन कितने ऑपरेटर है, मेन ऑपरेटर इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है, ये समझ लेते हैं। ऑपरेटर, मेन ऑपरेटर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मेन ऑपरेटर में आप एंड देखोगे, ये ऑपरेटर आप देखोगे। इसके साथ साथ आप और ऑपरेटर देखने वाले हो, यहाँ पे ये ऑपरेटर आप देखने वाले हो। इसके साथ नॉट, ये ऑपरेटर देखने वाले हो। ये 3 ऑपरेटर मेनली हम क्या करने वाले हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 3 ऑपरेटर हम अभी देखेंगे। तो एंड का मीनिंग क्या है, बेसिकली जो एंड ऑपरेटर है, ये वाला एंड ऑपरेटर जो हम इसको बेसिकली ऐसे लिखते हैं ना, अभी हमने देखा ये, इसका बेसिकली क्या मतलब है। देखिए, सभी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। हमने देखा था कि जितने भी आप देखिए, हम कंबाइन करेंगे ना कंडीशंस को, तो अगर जितने भी कंडीशंस ट्रू होंगे, सारे कंडीशन इसके बेस में क्या होने चाहिए, इसका जो रिक्वायरमेंट है कि सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। अगर आपको दोनों कंडीशन ट्रू दिखी इस तरीके से, अगर दोनों कंडीशन आपको ट्रू दिख गई, ट्रू, तो ये रिटर्न में क्या देने वाला है, रिटर्न करेगा हमेशा ट्रू, ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर उसके केस में अगर ऐसा हुआ ट्रू, एक कंडीशन तो ट्रू है, दूसरा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, तो ये क्या करेगा, सीधा सीधा क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। यानी ये इसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यानी जो एंड ऑपरेटर होता है उसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सॉरी ऑल कंडीशन ट्रू, सॉरी ऑल कंडीशन, हम 2 से भी ज़्यादा हो सकता है, ऑल कंडीशन ट्रू, सारे कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू, तब ये रिटर्न करता है ट्रू, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये रिटर्न हमेशा क्या करेगा, फॉल्स करेगा, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखिए, हमारे पास इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि अगर आप ये वाला एग्जाम्पल, इसी को हम थोड़ा लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी किया, इसी एग्जाम्पल को लेकर हम आगे देखते हैं इसका एंड ऑपरेटर का यूज, ठीक है। अब देखिए, लेट एज हमने लिया और एक मैं और लेता हूं, लेट जो हमारा हैज लाइसेंस, हैज वोटर आईडी, वोटर आईडी, क्या वोटर आईडी, ये भी तो हम चेक कर सकते हैं। देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 18 उनका एज तो है लेकिन उनके पास वोटर आईडी नहीं है, तो वोटर आईडी में भी होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, एक कंडीशन हो सकता था कि इफ ऑल लगाते भैया, वोटर आईडी हम देखते पहले, हैज वोटर आईडी, अगर ये है तब हम क्या करते, यहाँ पे उसको डैशबोर्ड में भेजते। इफ इसके अंदर इसके अंदर नहीं लगाते, हम पहले चेक करते 18 है, फिर यहाँ पे हम क्या करते, नेस्टेड लूप लगाते और इसके अंदर हम डैशबोर्ड पे इसको क्या कर देते, रिटर्न करा देते। एक तरीका ये था, हमें नेस्टेड इफ लगाना पड़ता ना, इस तरीके से भी हम लगा सकते थे। और यहाँ पर मैं क्या कर देता, एल्स का ब्लॉक लगाता और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता, आप कर देते वोटर आई नॉट हैव वोटर आईडी, वोटर आईडी। एक ये कंडीशन हम कर सकते थे ना। अगर मैं इसको अभी रन कराऊं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अभी तो ये वाला लग जाएगा आपका, ये पहले कोड वो हो गया। अगर मैं इसको 19 कर दूं, 19 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपके डैशबोर्ड को दिखा देगा। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू फॉल्स कर दूं, इसकी वैल्यू क्या कर दूं, फॉल्स कर दूं, तो अब क्या दिखाएगा, ये नोड इंडेक्स डॉट जेएस, आपको नॉट हैव ऑर्डर आईडी। तो इतना आपको काम करना पड़ता है, आप देख पा रहे हो, इतना काम करना पड़ता है आपको। पर इसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, सिंपल कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। यानी यहीं पे हम दोनों चीजें चेक कर लेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे और क्या करेंगे, हैज वोटर आईडी भी चेक कर लेंगे, ठीक है। और फिर कंसोल डॉट लॉग, सीधा हम क्या कर देंगे, डॉट लॉग डैशबोर्ड, वोट डैशबोर्ड,
तो आपको देखिए कितना क्लीन कोड लग रहा है आपको। अब कितना क्लीन कोड लग रहा है आपको। यहाँ के नोड इंडेक्स डॉट जेएस, आपको अभी भी यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों नहीं नॉट एलिजिबल? ये कंडीशन तो आपकी ट्रू हो गई। हमने क्या बोला था, सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ये कंडीशन तो आपकी ट्रू हो गई, लेकिन ये फॉल्स हो गई। जैसे ही ये फॉल्स हुई, ये क्या किया, इस कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, यानी इस ब्लॉक को क्या किया, एग्जीक्यूट ही नहीं किया, इसमें चला गया। अगर मैं इसकी वैल्यू ट्रू कर दूं तो ये क्या देगा आपको। अब आपको नोड इंडेक्स डॉट जेएस, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल है, तो आपको ओट डैशबोर्ड दिखा रहा है। ठीक है, ये ओट डैशबोर्ड आपको अब दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप किसका यूज कर सकते हो, एंड ऑपरेटर का। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है दूसरा, और ऑपरेटर। और क्या करता है, कम से कम एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर उसको एक भी कंडीशन ट्रू मिल जा रही है तो वो क्या कर देगा, आपको आउटपुट ट्रू ही देगा। यानी इस तरीके से अगर ट्रू और ऑपरेटर ट्रू, ये तो सिंपली ट्रू देगा ही, एक कंडीशन से ज़्यादा ट्रू हो गई। लेकिन अगर ये ऐसा भी है ट्रू और फॉल्स, तो ये हमेशा क्या देने वाला है, ये भी आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। ये क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपको एक भी वैल्यू उसको ट्रू मिल गई तो वो ट्रू रिटर्न करने वाला है। और ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसको देख के रखना है। आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सेम देख सकते हो कि जैसे सिंपल आपको एक बना के देते हैं, आपको एक यूज केस देखते हैं। लेट, जैसे इज एडमिन हमने क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया, सिंपल। ठीक है, और मैंने लेट इज ऑनर मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूं, इफ, यहाँ एंड ऑपरेटर अगर मैं लगाऊं, देखिए एंड का यूज कहाँ होता है और इसका, या इस प्रॉब्लम से आप समझ जाओगे। ठीक है, इज ऑनर, अब मैं दोनों के लिए कर रहा हूं। ठीक है, और मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं एक्सेस गारंटेड। ठीक है, गारंटेड। देखिए ये क्या है, एक तरीके से हमने और ऑपरेटर का प्रोग्राम लिखा है। तो इसको हम जरा रन करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको दिखेगा एक्सेस गारंटेड। अब यहाँ और ऑपरेटर का यूज किया, क्या एंड का भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, इज ऑनर और इज एडमिन, देखिए इज कुछ ऐसे केसेस होंगे, जैसे हमारा एडमिन का डैशबोर्ड है, वहाँ ऑनर भी है। उस जैसे कोई एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन को एडमिन के पास एक है और उस एप्लीकेशन का भी ऑनर कोई है, तो दोनों हमारे उस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों को एक्सेस करना चाहिए। अगर देखिए एडमिन भी क्या करे, एक्सेस कर सके, और दूसरा हमारा कोई ऑनर जो है उसका वो भी एक्सेस कर सके, तो उस केस में मैं और ऑपरेटर का यूज होगा। क्योंकि अगर वो इज एडमिन, देखो जब हम वो बनाएंगे डेटाबेस कभी, तो मान लो हमने इज एडमिन की वैल्यू फॉल्स रखी और इज ऑनर उस पर लॉग इन करने जा रहे हैं, तो उस केस में केवल अगर स्पेसिफिक इज एडमिन के लिए डिजाइन कर दोगे तो आप इज ऑनर तो उसको विजिट ही नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ हम एंड ऑपरेटर लगा दें तो ये तो कभी ये कोड चलेगा ही नहीं, ये कोड कभी चलेगा ही नहीं। तो अगर कोई इज ऑनर लॉग इन करने आए तो भाई उसका तो फेल हो जाएगा। तो इस केस में हमने क्या किया कि दोनों को चेक करें, अगर वो इज ऑनर आ रहा है वो भी लॉग इन हो जाए, इज एडमिन आ रहा है वो भी, जो कुछ ऐसे यूआरएल्स होंगे जहां पर दोनों लॉग इन कर सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और ऑपरेटर का ये यूज केस है। इसके बाद हमने देखा था कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इसके बाद हमने देखा था जो नॉट ऑपरेटर है वो क्या करता है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर, ये जो नॉट ऑपरेटर हमने ये देखा था ना, नॉट ऑपरेटर क्या करता है। देखिए नॉट ऑपरेटर बेसिकली रिवर्ट कर देता है, नॉट वैल्यू को रिवर्स करता है। ठीक है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, जैसे हमने इसको लिखा ट्रू, तो ये उसको फॉल्स बना देगा, इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर यही चीज़ अगर मैंने फॉल्स के लिए किया, तो अगर नॉट फॉल्स, तो ये क्या कर देगा, इसको ट्रू बना देगा। यही काम करता है आपका क्या, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बना देता है। ठीक है, यही काम आपको करना है, सिंपल काम है, बाकी कोई वो नहीं है। जैसे मेरे पास नॉट जैसे वैल्यू है, बहुत सारे केसेस में ये यूज होता है कि अगर नॉट यूजर नेम या नॉट पासवर्ड, तो वहां पर आप इसका यूज केस देख सकते हैं। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी बहुत बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं कि बुलियन, ये जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर वो केवल ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है, पर ऐसा नहीं है।
इसके अलावा भी कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। यानी ये जावा स्क्रिप्ट का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ये ऐसे करते हो console.log और मैं इसको 10 एंड करता हूँ, एंड और 20, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये क्या क्या रिटर्न करना चाहिए। अगर बहुत लोग कहेंगे कि ये 10 क्या 20 से बड़ा है, यहाँ तो कुछ जगह हो नहीं रहे 10 20 बेसिकली, तो ये क्या रिटर्न करने वाला, इन्हीं में से कोई दो चीज़ रिटर्न करेगा, तो वो तो ट्रू फॉल्स होगा नहीं। तो अगर मैं देखूँ नोड index.js तो आपको क्या दे रहा है, 20 रिटर्न कर रहा है। तो इस केस में तो ट्रू फॉल्स नहीं कहते, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो केवल ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। वो बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ट्रू फॉल्स के अलावा भी कोई कुछ चीज़ें रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 20 रिटर्न कर रहा है, पर क्यों, यही चीज़ तो हमें चेक करना है क्यों हम इस सीरीज में केवल ये समझने नहीं आए कि हमें ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ ऐसा। तो क्या करता है बेसिकली, पहले देखो ये चेक कैसे करता है। एंड क्या करता है बेसिकली, एक ऑपरेंड ही रिटर्न करता है। ऑपरेंड क्या है, ये एक ऑपरेंड ही तो रहा होगा, ये एक ऑपरेंड रहा होगा, तो ये ऑपरेंड को रिटर्न करता है ना। तो इस केस में हुआ कैसे, देखिए पहले क्या करता है ये इन दोनों वैल्यू में, ठीक है, पहले क्या करता है ये फाल्सी वैल्यू रिटर्न करो। ये चेक करता है कि इनमें से अगर कोई भी फाल्सी वैल्यू है। देखिए ट्रूथी फाल्सी वैल्यू आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ट्रूथी फाल्सी वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अगर उसको समझ जाओगे तो आपको दिखने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ ट्रूथी और फाल्सी वैल्यू भी हमारे पास है, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं समझे तो आप नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को। इसलिए ट्रूथी फाल्सी वैल्यू आपको आनी चाहिए। देखिए कुछ ट्रूथी और फाल्सी वैल्यू हमारे इसमें है, जैसे हमने देखा कि जो जीरो होता है हमारा वो एक फाल्सी वैल्यू होता है, ठीक है, फाल्सी वैल्यू है, फाल्स वैल्यू है। ऐसे हमारे पास है माइनस में कोई वैल्यू आई -5, ये भी एक तरीके से क्या है, फाल्सी वैल्यू है, ठीक है, ये भी फाल्सी वैल्यू है। नल भी एक क्या है, एक फाल्सी वैल्यू है, ठीक है, ये भी एक फाल्सी वैल्यू है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो यहाँ पे कुछ फाल्सी वैल्यू हमारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो फाल्सी वैल्यू आपको समझना है, ट्रूथ और फाल्सी वैल्यू पहले देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई क्या करता है, हमने जो ये डेफिनेशन देखी थी इसमें सबसे पहले क्या चेक करता है कि कौन सा वैल्यू फॉल्स है और कौन सा वैल्यू ट्रू। इसमें सबसे पहले वो चेक करेगा कि इसमें कोई फाल्सी वैल्यू है उसको रिटर्न करो। मतलब इसमें क्या करेगा, इन दोनों के बीच पहले सबसे पहले चेक करेगा कि फाल्सी वैल्यू कोई है इसमें या नहीं। अगर फाल्सी वैल्यू उसको मिल जाता है तो वो सीधा सीधा उसी को रिटर्न कर देता है। ये बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को कि अगर उसको फाल्सी वैल्यू मिल जाता है तो वो क्या कर देता है, सिंपली सबसे पहले फाल्सी को, अगर फाल्सी वैल्यू मिलती है, मिल जाती है तो सबसे पहले रिटर्न करो, ठीक है। ये यही बता रहा है, अगर उसे फाल्सी वैल्यू मिल जाए तो उसको सबसे पहले आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पहले चेक करेगा कि कोई फाल्सी वैल्यू तो नहीं है। तो इसमें दोनों ही क्या है, ट्रूथी वैल्यू है, यानी ट्रुथ वैल्यू है। तो इस केस में वो क्या कहता है, फिर दोबारा चेक करता है, अगर कोई फाल्सी नहीं मिला उसको तो लास्ट वैल्यू रिटर्न कर दो। लास्ट वैल्यू क्या है, ये वाला, इस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। इसी वजह से वो क्या दे रहा था, 20। अगर उसको नहीं मिला, इसी में आप रिटर्न करो। अगर फाल्सी नहीं मिली, फाल्सी वैल्यू नहीं मिली तो लास्ट वाली वैल्यू क्या कर दो, लास्ट वैल्यू रिटर्न कर दो। अगर उसको फाल्सी नहीं मिली तो आपको लास्ट वैल्यू रिटर्न करानी, इसलिए वो 20 को रिटर्न करा रहा था। अगर यही चीज़ मैं एक बार और एंड ऑपरेटर लगा दूं और यहाँ 30 कर दूं तो अब आपको क्या लगता है, आप आउटपुट गेस कर सकते हैं। वो सबसे पहले क्या चेक किया होगा, कोई की फाल्सी वैल्यू है। अगर वो नहीं मिला तो उसको सबसे लास्ट वाली वैल्यू कौन सी थी, 30 थी, उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पे मैं फाल्सी वैल्यू रख दूँ माइनस की वैल्यू, तो अब क्या देने वाला है, देखना नोड index.js, तो अब आपको 30 अभी भी दे रहा है। सबसे पहले वो क्या करा, माइनस की वैल्यू को चेक करता है। जैसे मैं 0 को चेक करता हूँ, माइनस क्या है, एक तरीके से 0 को चेक करता हूँ, ठीक है, CLS करता हूँ
नोड इंडेक्स डॉट जेएस। इस केस में आपको फाल्सी वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। 0 एक क्या है, फाल्सी वैल्यू है, तो उसको रिटर्न करके ये क्या कर रहा है, दे रहा है। 0 क्या है, एक फाल्सी वैल्यू, उसको क्या कर रहा है, वो रिटर्न करके दे रहा है। पहले ही उसको फाल्सी वैल्यू मिल गई, इसलिए वो उसको रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। ये जो ऑपरेटर है वो इस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये केवल ट्रू फॉल्स ही नहीं रिटर्न करता। ऐसे हमारा और भी हो सकता है। देखिए रियल वर्ल्ड में अगर मैं इसका यूज दिखाऊं आपको ना, तो रियल वर्ल्ड में क्या यूज है इसका, रियल वर्ल्ड यूज, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, जैसे आप रिएक्ट पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले जैसे इज लॉग्ड इन, ये क्या चेक कर रहा है कि लॉगिन है हमारा यूजर कि नहीं, चेक है। ठीक है, ये एक नाम का वेरिएबल से जो चेक कर रहा है कि हमारा यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं। उसको सबसे पहले मैंने ट्रू कर दिया, सॉरी इज लॉग्ड इन, मैं एक वेरिएबल्स बना लेता हूँ, लेट इज लॉग्ड इन इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, इज लॉग्ड इन इक्वल्स टू ट्रू, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले फाल्सी वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके बाद ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे चेक करूँ, इसको ऐसे चेक कर सकते, इज लॉग्ड इन, अगर एंड तो उसको सीधा सीधा कहाँ दिखा दोगे, डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड। आप ये वहाँ पे सीखोगे जब आप रिएक्ट पढ़ोगे। रिएक्ट के केस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है, इसीलिए आपको इसको समझना है। इज लॉग्ड इन पहले से ट्रू है, अगर ट्रू हुई तो वो किसी चीज को चेक भी नहीं करेगा और सीधा डैशबोर्ड पे चला जाएगा। लेकिन अगर उसे कोई फॉल्स वैल्यू मिल गई तो वो क्या करेगा, उसके पहले वाली वैल्यू को ही रिटर्न कर देगा, उसके पहले वाली वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अगर नहीं है तो फॉल्स को सीधा सीधा रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि फॉल्स क्या होगा, फॉल्सी वैल्यू कोई होगी तो वही रिटर्न हो जाएगा। अगर ट्रू हुआ तभी ये रिटर्न होगा, ट्रू हुआ तभी ये लास्ट वैल्यू, क्योंकि ये क्या है बेसिकली लास्ट वैल्यू। इज लॉग्ड इन क्या है, पहली वैल्यू है। इज लॉग्ड इन की वैल्यू डिपेंड कर रही, इज लॉग्ड इन की वैल्यू डिपेंड कर रही है कि आप ट्रू कर रहे हो या फॉल्स कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे ट्रू आया तो ये क्या करेगा, लास्ट वाली वैल्यू को रिटर्न कर देगा, यानी डैशबोर्ड। अगर यहाँ पे फॉल्स आया, अगर यहाँ पे फॉल्स आया, इस लॉग्ड इन की वैल्यू अगर फॉल्स हुई, तो जाहिर सी बात है इसका रूल क्या है, अगर फॉल्सी वैल्यू मिल जाती है तो सबसे पहले रिटर्न करो। अगर यहाँ पे फॉल्स आ गए तो ये इसको देखेगा नहीं, पहले ही फॉल्स रिटर्न कर देगा ना। इसकी वैल्यू अगर फॉल्स आ गई तो पहले ही रिटर्न कर देगा। अगर ट्रू आई तो ये क्या कहता है कि अगर फॉल्स नहीं मिला तो वो क्या करता है, लास्ट वाले को रिटर्न कर दो, तो इसलिए ये लास्ट वाला रिटर्न हो रहा है। तो इसका यूज बहुत है, इसका यूज बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये समझना है, इसका यूज आपको रिएक्ट में बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, ऐसे आर के रूल में भी हो सकता है ना। तो आर के रूल में जैसे आर क्या करता है, हमने अभी देखा कि अगर फाल्सी है तो वैल्यू रिटर्न कर दो पहले, और उसके बाद आपको देखना है कि अगर नहीं मिला तो तुरंत तो लास्ट वाली वैल्यू रिटर्न करो। पर आर के केस में क्या होता है, आर के केस में ये जो आर है हमारा के केस में, इसके केस में क्या होगा, ठीक है, इसके केस में हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसके केस में क्या होगा कि पहले तो वो ट्रूथ ही वैल्यू, यहां पे क्या करता है कि अगर ट्रुथ वैल्यू है, ट्रूथ ही वैल्यू, जो अगर ट्रूथ ही वैल्यू है तो रिटर्न कर दो, तुरंत रिटर्न करो पहले अगर ट्रूथ ही वैल्यू है तो रिटर्न करो पहले। और अगर नहीं मिला ट्रूथ ही वैल्यू तो लास्ट वाला क्या कर दो, तो लास्ट वाला रिटर्न करो। अब देखो रिटर्न करो, सेम दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। हमने देखो इसमें क्या कहा, अगर ट्रूथ वैल्यू है तो सीधा सीधा उसको रिटर्न कर दो। जैसे उस केस में अगर फॉल्स मिल जाता तो रिटर्न कर देते थे एंड में। इसमें अगर ट्रूथ वैल्यू है तो पहले ही आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। और अगर नहीं मिला तो आपको क्या कर देना, लास्ट वाला रिटर्न कर देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ, console.log, सबसे पहले मैं 0 और आर ऑपरेटर 10 करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रूथी वैल्यू, एक क्या है फाल्सी वैल्यू। तो ये क्या करेगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये कर देगा 10 को रिटर्न कर देगा। सबसे पहले अगर उसे ट्रुथ मिलता है तब वो क्या करेगा, उसी को रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से करूँ 0 और यहाँ पे मैं इसको 10 कर दूं, तो इस केस में क्या होना चाहिए, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको 10 रिटर्न कर देगा। समझ रहे हो आप, उसको पहले ट्रुथ वैल्यू मिल गई,
तो अगर पहले ही तुरंत वैल्यू मिल गई तो वो 10 को रिटर्न कर दिया। यही तो हम देख रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं था पर इसमें ऐसा है। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसा है। इसका एक सिंपल सा हम क्या कर लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसका क्या यूज केस है, मैंने मान लो एक लेट यूजर नेम लिया, यूजर नेम, और इसको खाली छोड़ दिया। ठीक है, और मैं इसके बाद लेट मैं डिस्प्ले नेम कर रहा हूँ, डिस्प्ले अंडर नेम। ठीक है, डिस्प्ले नेम कर रहा हूँ और मैं यूजर नेम को लिख रहा हूँ, यूजर नेम, और ऑपरेटर का यूज करके गेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या आना चाहिए, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग डिस्प्ले नेम, तो मैं सेव करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको क्या देगा, गेस्ट देगा। क्यों गेस्ट दिया, क्योंकि यूजर नेम के अंदर क्या आई, डबल कोट्स में आया होगा, जो बेसिकली एक अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो वो 0 देता है। वो क्या करेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर करेगा क्या, ये जो आर ऑपरेटर है ये क्या करेगा, इसके वैल्यू पे क्या यूजर नेम की वैल्यू खाली आई, अगर यूजर नेम की वैल्यू खाली आई तो क्या करना चाहिए उसको, पहले क्या मिला, फॉल्स मिला, पहले फॉल्स मिला पर तुरंत नहीं मिला, अगर फॉल्स मिला उसको तो क्या कर देगा, वो लास्ट वाली वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ यूजर नेम आ जाता, यूजर नेम आ जाता जैसे लेट से ये, तो मैं यहाँ पे अब क्या आएगा, अब उसकी वैल्यू फॉल्स नहीं है, यूजर नेम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक ट्रुथ वैल्यू है। अगर उसको ट्रू मिल गई तो इस केस में क्या कर देगा, इसको सीधा और सीधा आपको आउटपुट में क्या दे देगा, यूजर नेम की जो वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, देखो ध्यान से देखना, नोड हर केस को आप समझिए, तो अब आपको गेस्ट फिर देगा, क्योंकि 0 क्या है, फॉल्स वैल्यू है। इस तरीके से आपके इनके यूज केसेस हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद करनी है जब आप इस तरीके से देख रहे हो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले लोग कहते हैं ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करता है, पर ऐसा नहीं। इस केस में हमने देखा कि वो ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ ऑपरेंड भी रिटर्न कर रहा है, वो उसके रूल्स यहाँ पर है। अगर इस केस में एंड कर रहे हो तो अगर फॉल्स मिल जाता है तो सीधा रिटर्न कर दो, अगर फॉल्स नहीं मिला तो आप उसकी लास्ट वैल्यू को रिटर्न करो। सेम और के केस में क्या है, अगर उसको ट्रूथ ही वैल्यू मिल जा रही है तो आप सीधा सीधा उसको रिटर्न कर दो, अगर नहीं मिल रहा है तो आप लास्ट वाली वैल्यू को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन ये क्या होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट, और ये हमारे चीज़ों को क्या बताता है, ये हमारे कोड को भी तेज़ी से रन करवाता है क्या, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे हमने देखा था कि जैसे कोई वैल्यू है ये फॉल्स, और एंड ऑपरेटर हमने यूज किया था, और फिर कंसोल डॉट लॉग किया था, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हमने किया था हेलो, ऐसे किया था। तो इस केस में कंसोल आपने देखा कि फॉल्स है, तो हमने देखा था अगर फॉल्स ही वैल्यू है तो क्या होगा, सीधा सीधा उसी को रिटर्न कर दो। तो इस केस में फॉल्स वैल्यू है तो ये क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा। ये क्यों नहीं रिटर्न हुआ, ये क्यों नहीं रिटर्न हुआ, क्योंकि पहली वैल्यू ही फॉल्स ही है तो ये रिटर्न नहीं हुआ। पर सेकेंड पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ट्रू क्या हुआ कि इस केस में भी आपका क्या हो गया। पर इसमें क्यों हम कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है, देखिए ये हमारे कोड को क्यों स्ट्रांग बना देता है, क्यों स्पीड बना देता है, क्योंकि अगर वो इस बार चेक करता है ना तो पहले देखता है पहली वैल्यू क्या है, फॉल्स मिल गई, तो वो इसको देखता ही नहीं है, इसको चेक ही नहीं करता है। यानी जावास्क्रिप्ट अननेसेसरी, जो बहुत सारे अननेसेसरी एक्सप्रेशन को क्या करता है, एग्जीक्यूट ही नहीं करता। तो जो हमारे अननेसेसरी एक्सप्रेशन है उनको एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। वो अगर यहाँ पे उसको कंडीशन हुई तो ये आगे की चीज़ों को नहीं चेक करता है, अननेसेसरी उसको लगता है अननेसेसरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो हमारा शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप इसको समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऑपरेटर्स होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो बेसिकली यूनरी ऑपरेटर के अंदर आते हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। देखिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है,
तो चलिए हम एक बार समझते हैं ये क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक लेट एक्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू मैंने क्या ली 5 ली, और इसमें मुझे इंक्रीमेंट करना। इंक्रीमेंट बेसिकली क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं इसको करूं एक्स प्लस प्लस, यही क्या है इंक्रीमेंट है। एक्स के अंदर हमने क्या किया प्लस कर दिया, तो क्या ये कंसोल डॉट लॉग में दिखेगा CLS नोड। इसका मतलब क्या है बेसिकली एक्स प्लस प्लस, कि हमने क्या किया एक एक्स को एक वैल्यू 1 से बढ़ाया है, ठीक है। एक एक्स की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया, यानी इसका 6 हो जाना चाहिए। आउटपुट में क्या आना चाहिए 6। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इस बार भी 5 ही आया। क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि अगर x की वैल्यू प्लस प्लस, यानी अगर x की वैल्यू में 1 से बढ़ाया तो एक वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। पर इसका रूल है कि अगर वैल्यू जब तक उस वेरिएबल को आपने यूज किया है, यूज करने के बाद ही इसके मेन वैल्यू में रिफ्लेक्ट दिखेगा। पहले आप क्या करो उसको यूज करो, ठीक है। कहता क्या है कि पहले आप क्या करो इसका यूजेस करो, यानी उसका यूज कर चुके हो इस वेरिएबल का। अब अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग करता हूं एक्स को ना, तो अब आपको क्या दिख जाएगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब आपको 6 दिखेगा क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे उपयोग हो चुकी है, यानी इसका यूज हो चुका है। तो पहले कहता है कि एक्स की अगर आप जो पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हो उस केस में पहले वैल्यू आप यूज करोगे, उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट होता है। वैल्यू को यूज करो उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। इसकी किसके केस में होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट। पहले वैल्यू यूज देन इंक्रीमेंट। ये बहुत बार कंफ्यूज करता है। इसके बाद अगर मैं इसी चीज को क्या करूं, इसी चीज को अगर मैं, ये क्या है एक पोस्ट इंक्रीमेंट है, ऐसे ही हमारा एक होता है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो अगर मैं प्री इंक्रीमेंट आपको दिखाऊं तो ये प्री इंक्रीमेंट कुछ नहीं है, बस इसके पहले लग जाता है 2+, ठीक है। इसको जरा कमेंट कर दो आप, ये क्या है पहले लग जाता है। ये क्या है एक प्री इंक्रीमेंट है। इसका मतलब है कि 1 से माइनस करना, 1 से सॉरी माइनस नहीं होगा, वो प्लस ही होगा, लेकिन ये प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट क्या करता है कि आपको वैल्यू यूज करने, आप यूज करो या ना करो, पहले ही मैं उसको इंक्रीमेंट कर दूंगा, यानी यूज करने से पहले इंक्रीमेंट करना। जैसे मैं ये देखो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको देखो 6 दिख रहा है, यानी यहीं पे इंक्रीमेंट कर दिया। यूज करने से पहले ही वो क्या कर दे रहा है इंक्रीमेंट कर दे रहा है। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि जब आप पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करते हो तो वो क्या करते हैं पहले वेरिएबल्स को यूज किया जाता है फिर इंक्रीमेंट करता है। प्री में क्या होता है पहले इंक्रीमेंट करता है बाद में यूज करता है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रिएक्ट वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। देखिए टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या है, इसके थोड़ा सा हमें सिंटेक्स को देखते हैं, ठीक है। सिंटेक्स को देखते हैं तो सिंटेक्स इसका क्या होने वाला है उसको आराम से देखते हैं, ठीक है। कोई कंडीशन हमारा दे रखा होगा, कंडीशन, ठीक है, उसको इस तरीके से चेक करा जाएगा। अगर एक्सप्रेशन यहाँ पे एक होगा, एक एक्सप्रेशन यहाँ होगा, एक एक्सप्रेशन यहाँ होगा, एक्सप्रेशन 2। देखिए एक्सप्रेशन 1 यहाँ होगा, एक्सप्रेशन 2 यहाँ होगा, ठीक है। ये कुछ है हमारे, इसका क्या है सिंटेक्स है, ठीक है। सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से, तो इसको जो हम समझते हैं, ठीक है, क्या है ये चीज। जैसे मेरे पास एक मैंने क्या किया एज लिया, लेट एज इक्वल टू हमने क्या कर दिया 20, ठीक है। और मैं एक लेट रिजल्ट बनाता हूँ, एक रिजल्ट के नाम से, वेरिएबल रिजल्ट के नाम से, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। देखिए कैसे एज क्या किया, एक कंडीशन लगाया, देख एक क्या है कंडीशन है 18। यहाँ पे ये पहला हम ब्लॉक लिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला ब्लॉक लिख रहे हैं। एज अगर ग्रेटर देन 10 है, एज ग्रेटर देन 10 है तो आप क्या करोगे आओगे, इसमें हमने क्या किया एडल्ट लिख दिया, एडल्ट, ठीक है, एडल्ट लिखा। उसके बाद अगर वो नहीं है तो ये क्या है माइनर है, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है बेसिकली,
अब मैं इसको अगर चेक कराऊँ आपको कंसोल डॉट लॉग करके रिजल्ट को, तो ये क्या देने वाला है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको एडल्ट देगा। तो कर क्या रहा है बेसिकली, पहले हमने क्या किया, इसका सिंटेक्स देखिए, ये कंडीशन वाला ब्लॉक हम यहाँ पे लिखते हैं, ये पहले चेक करता है क्या एज ग्रेटर देन 10 है, तो अगर वो 10 है ट्रू वाला कंडीशन यहाँ पे होगा, ट्रू वाला अगर ट्रू हुआ तो ये वाला कोड रन करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला कोड रन करेगा। तो इसी केस में जब ट्रू हुआ तो ये एडल्ट दिखा रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू 10 में किया, अगर मैं इसी की वैल्यू मैं 30 कर दूं, तो इस केस में क्या करेगा, फॉल्स वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो आपको देखो माइनर दिखा रहा है। तो अगर ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इसका कुछ सिंटेक्स इस प्रकार है, यहाँ कंडीशन लिखते हैं, यहाँ ट्रू वाला कोड लिखेंगे, यहाँ पे फॉल्स वाला कोड लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है बेसिकली। देखिए बिहाइंड द सीन अगर हम देखें तो ऐसे ही हो रहा है। इफ मैं ऐसे चेक करके दिखाता हूँ, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ये इसी प्रकार से लिखा है, कंसोल डॉट लॉग, इतना लिखते हैं आप कंसोल डॉट लॉग, और क्या लिख देते, एडल्ट, एडल्ट लिख देते, और एल्स में आप चला जाता ब्लॉक, एल्स में आप क्या लिख देते, कंसोल डॉट लॉग माइनर। बिहाइंड द सीन ये जो कोड आपने अभी लिखा ये सेम कोड है, बस इसको हमने क्या किया, टर्नरी ऑपरेटर के हेल्प से सिंगल लाइन में लिख दिया, और इसको हमने एक इल्फिल्स के कंडीशन के थ्रू लिखा है, जो कि बिहाइंड द सीन यही वर्क हो रहा है, इसमें जो काम कर रहा है वही सेम इसमें काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको इतना बड़ा ना लिखने से हमने क्या किया, इसको एक टर्नरी ऑपरेटर में लिख दिया, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर जब हम छोटे कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है, छोटे छोटे कंपैरिजन के लिए यूज होता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा कंपैरिजन हो हमारा कोड तो वहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर को नहीं लिखते, लिख सकते हैं पर वो एक बेटर वे नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारा रीडेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जैसे मेरे पास नेस्टेड, अगर मैं नेस्टेड देखूँ, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर बहुत सारे हमारे वो हैं, तो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर भी आप देख सकते हो कि अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो कैसे करेंगे। जैसे मुझे लेट मार्क्स हमारे पास है, ठीक है, मार्क्स 85 है, ये मान लो 85 मार्क्स है। अब मुझे चेक करना है क्या, लेट रिजल्ट, मुझे चेक करना है कि इनके ग्रेड को अलग अलग करना है। तो जैसे मेरे पास मार्क्स है, मार्क्स अगर ये क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 हुआ, तो उस केस में आपको क्या प्रिंट कराना है, उस केस में आपको ए प्रिंट कराना है, ठीक है। यही तो करते हैं। इसको आप ऐसे लिखो, देखिए सॉरी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, सबसे पहले मार्क्स क्या 90 ग्रेटर देन, तो ए प्रिंट कराना है। वैसे ही फिर मार्क्स हम लेंगे, मार्क्स अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किससे, 80 के, तो इस केस में हमें क्या प्रिंट कराना है, ए कराना है, सॉरी इसको इस तरीके से, इसको क्या करना है हमें, ए प्रिंट कराना है, ठीक है। और इसको ए प्लस कर दीजिए, ए प्लस। और उसके बाद अगर ये तीसरा कंडीशन भी हमारा होगा, तीसरा कंडीशन क्या होने वाला है, अगर मार्क्स की वैल्यू क्या हुई, मार्क्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो गई, ठीक है, 60 हो गई, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट कराना है, बी, ठीक है, बी। और अगर ये सारे कंडीशंस फॉल्स हो गए तो हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। यही तो करते हैं, यही हमने किया इसके अंदर। तो एक क्या किया, इस तरीके से हमने मल्टीपल कंडीशन लगाई। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूं और फिर मैं इस वाले को नीचे करता हूं, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो क्या किया हमने, एक नेस्टेड कंडीशन लगाया। पहले क्या चेक करा है कि अगर 90 से ऊपर है तो ये वाला ए प्लस वाला शो करो, अगर इससे 80 से वाला हुआ तो ये वाला शो करो, 60 से भी कम और इक्वल हुआ तो बी वाला, ये वाला कोड लगना। अगर इनमें से कुछ नहीं मिला तो फॉल्स कर देना। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं और रिजल्ट को प्रिंट कराऊं, ठीक है, तो अगर मैं सेव करूं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको क्या दिखाएगा, ए ग्रेड, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है, 80 वाले पे, 85 90 के इक्वल नहीं है। अगर मैं इसका वैल्यू 95 कर दूं, 97, तो ये ए प्लस देगा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ए प्लस दे देगा। तो इस तरीके से आप नेस्टेड का भी यूज कर सकते हैं, पर ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है, क्योंकि इसका जो रीडेबल फॉर्मेट देख रहे हो आप कैसे लग रहा है, ये इसकी रीडेबिलिटी फॉर्मेट नहीं है। तब जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसी कोड को वापस से करेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से हमने देखा था आपको टाइप कन्वर्जन। देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको टाइप कन्वर्जन पढ़ा रहा हूँ। टाइप कन्वर्जन क्यों पढ़ाते हैं, थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे यूज होगा टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो देखिए टाइप कन्वर्जन में आप कुछ चीज़ों को देखोगे कि अगर हमारे पास कोई प्लस अगर ट्रू वैल्यू है, इसके पास कुछ भी इधर हो तो इसको सबसे पहले वो नंबर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रू को ये क्या नंबर में कन्वर्ट करके 0 कर देता है। ऐसे अगर मेरे पास फॉल्स आता है, प्लस फॉल्स आता है, तो इस केस में भी वो क्या करता है, इसको भी नंबर में कन्वर्ट करता है और ये कुछ इसको 1 कर देता है। सॉरी, ट्रू को 1 करेगा, इसको फॉल्स को 0 करेगा, ठीक है, 0 करेगा। कुछ टाइप कन्वर्जन करता है बेसिकली। इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी समझ लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम कुछ चीज़ों को 2-3 चीज़ें हमने समझने वाले थे। अगर नल है तो उसका टाइप क्या कर देता है, कन्वर्ट करके उसको नंबर में जब ये कन्वर्ट होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला था थोड़ा सा, ठीक है। अनडिफाइंड को नॉट अ नंबर, ये वो क्या करता है, समझता है, ठीक है। चलिए अभी आपको मैंने बताया था कि टाइप ऑफ ऑपरेटर, कल मैंने समझाया था थोड़ा सा। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या है, बेसिकली टाइप ऑफ ऑपरेटर बताता है कि वो किसी भी वैल्यू के टाइप को रिटर्न करता है। जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो किसी की वैल्यू के टाइप को रिटर्न करता है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ और उसकी वैल्यू में 10 जैसे मैंने रखा, तो इसका क्या होना चाहिए, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये आपको नंबर रिटर्न करके देगा। अगर मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूं, एक स्ट्रिंग कर दूं हेलो, तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, उसके टाइप को बेसिकली रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। ये कल हमने समझा था, तो ये स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे नल वैल्यू देता हूँ, ये एक बग था जावास्क्रिप्ट के अंदर, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये हमने देखा था और ये बहुत ही इंटरव्यू फेवरेट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, ठीक है। ये एक बग है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही टाइप ऑफ ऑपरेटर का, जैसे मैं कंसोल डॉट, कुछ चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, जो इंटरव्यू में आपको मदद करेगा। टाइप ऑफ, अगर मैं आप ये करता हूँ अरे, तो ये क्या करेगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, क्योंकि टाइप इसका क्या है, ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। देखिए दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है वो है एक नलिस कोलेसिंग। अब देखिए नलिस कोलेसिंग क्या होता है, कोलेसिंग समझते हैं इस चीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न ऑपरेटर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न ऑपरेटर। तो आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप जब रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे आपको, तो वहाँ पे इन सब का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। जो हमारा ये नलिस है, नलिस ये थोड़ा पढ़ने में दिक्कत करता है, लोकल, जो भी आप पढ़ें मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे इस वोकेबलरी पे नहीं जाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। करता क्या है, देखिए ये जो नलिस कोलेसिंग है वो बेसिकली करता क्या है कि ये दो वैल्यू अगर ले, देखिए ये केवल वैल्यू प्रोवाइड करता है, जो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये जो तो आपने डबल इक्वल्स टू, ये क्या है, एक यही एक ऑपरेटर है जिसको हम नलिस कोलेसिंग करते हैं। ये क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, लेकिन सिर्फ नल और अनडिफाइंड को मिसिंग वैल्यू मानता है। देखिए वो सभी तरीके के डिफ़ॉल्ट वैल्यू को तो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, लेकिन वो नल और अनडिफाइंड को मिसिंग वैल्यू मानता है। वो नल और अनडिफाइंड को मानता ही नहीं है, मिसिंग मानता है। यानी नल एंड अनडिफाइंड को मिसिंग मानता है, ठीक है, मिसिंग वैल्यू मानता है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा हम समझते हैं। देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा कोड के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मेरे पास क्या है, लेट मैंने एक वैल्यू लिया यूज़र नेम, ठीक है, इसके वाले एग्जांपल को यूज़र नेम, यहाँ पे हमने नल दे दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको कंसोल लेट नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम, और इसके बाद मैंने ये किया, ये क्या है, नलिस है, और इसकी वैल्यू मैंने गेस्ट कर दी। अब आप देखिएगा ध्यान से,
अगर यूजर नेम के अंदर रहे, इसका क्या आना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग नेम, वो क्या करता है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। बेसिकली वो गेस्ट क्यों दिया, क्योंकि वो दो वैल्यू को ही क्या मानता है, नलिस मानता है। अगर आप यहाँ पे केवल दो वैल्यू ऐसी रखोगे, अगर मैं इसको 0 रख दूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं इसको अनडिफाइंड रख दूँ, तो इस केस में क्या करेगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो भी आपको गेस्ट ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो दो ही चीज को मिसिंग वैल्यू मानता है। मतलब वो डिफॉल्ट वैल्यू ये रिटर्न तो करेगा ही करेगा, लेकिन इन दोनों को क्या मान लेता है, मिसिंग मान लेता है। अगर मैं इसकी जगह पे कुछ और करता हूँ, जैसे मैंने 0 किया, तो इस केस में देखना नोड इंडेक्स डॉट जेएस आपको 0 रिटर्न करके दे दिया। मतलब वो केवल दो वैल्यू को मिसिंग मान रहा है, बाकी आप यहाँ जो भी करोगे ये कोड चलेगा ही नहीं, ये कोड चलेगा ही नहीं, इसी कोड को रन करेगा। यहाँ आप नाम भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया तो ये भी वाला कोड चलने वाला है, ये है। तो ये बेसिकली क्या करता है, केवल अनडिफाइंड और नल को मिसिंग वैल्यू मानता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये कोड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप समझिए कि यहाँ पे आप एक चीज समझिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया इसमें इन दोनों, ये जो और ऑपरेटर है ये और इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या है। तो अगर आप देखो तो इन दोनों में क्या डिफरेंस थी, अगर आपका और ऑपरेटर है, अगर उसको क्या मिल जा रहा है, ट्रुथ ही मिल जा रहा है, तो उसको सबसे पहले रिटर्न कर दो। यही तो बोला था, अगर ट्रुथ मिल जा रहा है तो उसको सबसे पहले ही रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अगर वो ट्रुथ मिल जा रहा है तो पहले रिटर्न, अगर नहीं मिला तो उसको लास्ट वाली वैल्यू रिटर्न कर दो। पर इस केस में ऐसा नहीं है, वो केवल दो ही वैल्यू चेक कर रहा है भाई, वो अनडिफाइंड और मिसिंग, अनडिफाइंड और नल वैल्यू को ही चेक कर रहा है, बाकी चीज़ों को नहीं चेक करेगा। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों में, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ऑप्शनल चेनिंग क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑप्शनल चेनिंग, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें ये चीज़ भी हम समझेंगे। ऑप्शनल चेनिंग इसी से होता है, ठीक है। ये जो अभी हमने पढ़ा है ऑप्शनल चेनिंग यहीं से आएगा, ठीक है। ऑप्शनल चेनिंग क्या होता है कि बेसिकली नेस्टेड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक्सेस करते टाइम यूजफुल होता है। जैसे कोई हमारा वैल्यू है, उसके नेस्टेड ऑब्जेक्ट को अगर हमें वो करना है तो वहाँ पे आपको क्या कर देता है, वैल्यू पता करनी होती है। जैसे कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे करता हूँ, देखो जैसे मेरे पास लेट, हमने एक यूजर नाम से वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, नेम हमने ले लिया ऐसे सिंपल सा आकाश, और फिर मैंने एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया एड्रेस, इसके अंदर मैंने एक सिटी नाम से वेरिएबल लिया और सिटी की वैल्यू हमने क्या कर दी, कानपुर, ठीक है। ऐसे मैं सिंपल कानपुर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ, ऑप्शनल चेनिंग का भी मैं यूज बता रहा हूँ। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मुझे यूजर के अंदर जाना पड़ेगा, उसके एड्रेस पे जाना पड़ेगा। अगर मुझे चाहिए सिटी की वैल्यू, ये प्रिंट कर देगा, कानपुर को प्रिंट कर दिया। तो नेस्टेड वैल्यू आपकी प्रिंट हो रही है। देखिए कुछ कंडीशंस में, देखिए अभी तो एरर नहीं आ रही है, पर मैं क्या चाहता हूं कि कुछ ऐसे कंडीशन में कि इसको और इफेक्टिव बना दे। कुछ केस में ये एरर भी आ सकता है, ठीक है, एरर भी दे सकता है। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे कुछ ना हो, मान लो एड्रेस में कुछ है ही नहीं, तो क्या ये चल जाएगा अभी, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको अनडिफाइंड दे देगा। ये बेसिकली अनडिफाइंड देगा, एरर आएगा, तो ये इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इस केस में इसको बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ऑप्शनल चेनिंग के थ्रू, ठीक है। तो वो उसको रिटर्न करेगा, जैसे मेरे इस केस में भी अनडिफाइंड ही रिटर्न करेगा, लेकिन ये एक बेटर वे है। इसके अंदर मान लो सिटी नाम से कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, सिटीज नाम से कोई हुआ, कानपुर, ऐसे सिटीज के नाम से कुछ हुआ, और अभी भी आप करोगे तो इसका क्या आना चाहिए, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो अब आपको अभी भी अनडिफाइंड दे रहा है। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, हैंडल कर सकते हैं ऑप्शनल चेनिंग की मदद से भी, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, ऑप्शनल चेनिंग क्या बेसिकली होता है, देखो ऑप्शनल चेनिंग करता क्या है, सबसे पहले वो चेक करेगा
अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूँ, सॉरी ठीक है, ये किया है, ये एक तरीके का ऑप्शनल चेनिंग है। सबसे पहले चेक करता है यूजर के अंदर एड्रेस, अगर एड्रेस है, एड्रेस प्रेजेंट कर रहा है, मान लो एड्रेस प्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, एड्रेस प्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, इसको मैं ऐसे मान लो हटा दिया, सेव करा। अब इस केस में अभी मैं हटा देता हूँ, नोड आपको एरर दे दिया, है ही नहीं एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस नाम का चीज़ है ही नहीं। तो अगर मैं इस चीज़ से बचना चाहता हूँ तो मैं ऑप्शनल चेनिंग कर सकता हूँ। कैसे, देखो ये करेगा क्या, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये आपको अनडिफाइंड अब दे रहा है, ये आपको एरर नहीं दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, पहले केस में एरर आ रही थी पर अब एरर नहीं आ रही है। जब हम ऑप्शनल चेनिंग का यूज करते हैं, वो करता है क्या, पहले यूजर के अंदर जाता है, यूजर है बिल्कुल है, उसके अंदर जाता है, चेक करता है क्या एड्रेस नाम से कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पर। अगर उसको नहीं मिला, अगर उसको नल मिला, देखिए समझिए इस चीज को, वो अगर किसी भी लेवल पर नल या अनडिफाइंड मिलता है तो वो सीधा सीधा एरर फेंकता है। तो उसको सबसे पहले नल मिला या अनडिफाइंड चेक करता है। अगर इस केस में नल और अनडिफाइंड मिलता है तो वो आउटपुट में सीधा क्या दे देता है, अनडिफाइंड दे देता है। तो एरर नहीं आएगा, वो क्या करेगा, अनडिफाइंड देता है। अगर नल आया तो नल रिटर्न कर देगा, अनडिफाइंड आया तो अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपके ऑप्शनल चेनिंग यूज होते हैं जो आपको एरर से बचाते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस में कि आप कोई चीज़ कर रहे हो और उसके अंदर वो चीज़ नहीं है तो आप ऑप्शनल चेनिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम एक ऑपरेटर देख रहे हैं, इन ऑपरेटर। हमने समझा था इन ऑपरेटर क्या होता है। देखिए इन ऑपरेटर बेसिकली ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि हमारे प्रॉपर्टी में कुछ एग्जिस्टेंस है, कि एग्जिस्टेंस को चेक करता है, किसी के अंदर एग्जिस्टेंस को चेक करता है हमारा इन ऑपरेटर। जैसे मैं एक ऑपरेटर लेता, एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इसके अंदर मैंने नेम नाम से एक की बनाई और इसको क्या कर दिया, आकाश दे दिया। तो ये क्या चेक कर, इसको कैसे कर सकते हैं, क्या कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये नेम जो है क्या, नेम इन ऑब्जेक्ट, हम ऐसे चेक कर सकते हैं ना। तो इन ऑपरेटर क्या कर रहा है, एग्जिस्टेंस चेक कर रहा है, क्या नेम इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो नेम अगर है तो वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करती है। अगर इसके अंदर नहीं है नेम, मैं कुछ ऐसे कर दिया, तो अगर ये चीज़ नहीं है नोड इंडेक्स डॉट जेएस तो ये आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो इन ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है, कुछ किसी एग्जिस्टेंस को बताता है। ठीक है, क्या वो है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और ऑपरेटर को समझते हैं, जिसमें एक है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर सुना होगा आपने नाम। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, ये हम थोड़ा समझते हैं। ये बहुत यूज भी होने वाला है जब हम अरेज ऑब्जेक्ट जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें इन सब का बहुत ही ज़्यादा यूज केस होगा। अभी तो हम केवल पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके अंदर इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट और अरेज को पढ़ रहे होंगे तब इस स्प्रेड ऑपरेटर को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये क्या करता है, कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, आइटरेबल बेसिकली क्या है, इस आइटरेबल ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता है। ठीक है, आइटरेबल का मतलब है कि बहुत सारे डेटा हो, उस पर हम लूप लगा सके, लूप करके बहुत सारे डेटा हैं किसी के अंदर, एक से ज़्यादा मल्टीपल डेटा रख रहा है, उसको ही हम आइटरेबल बोल सकते हैं। इसको लूप के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम आइटरेबल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। तो जैसे मेरे पास एक अरे है, मैं नंबर नाम का एक अरे बनाता हूँ। अभी मैं अरे के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, 1 2 3। अगर मैं इसको स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर का बेसिकली करता क्या, लेट न्यू नंबर लिया और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली यही है, ये जो हमने 3 वो लिखा है 3 डॉट, यही स्प्रेड ऑपरेटर है। 3 नहीं यहाँ पे मैं 5 8 9 कर दिया। ये क्या कर रहा है बेसिकली, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग अप करूँगा किसको, न्यू नंबर को, तो ये क्या करेगा, पुरानी वैल्यू को तो कॉपी कर लेगा, ये आपको इस वैल्यू को सेपरेट कॉपी कर लिया, इस यहाँ से उठा लिया
और इसकी वैल्यू बाकी की चीज़ों को वैसे रखा। तो ये क्या कर दिया, हमारे आइट्रेबल एलिमेंट को क्या, वो आइट्रेबल ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, यानी पुरानी वैल्यू को कॉपी कर लिया, यानी इसकी वैल्यू एक कॉपी कर लिया और उसके बाद इनको एज इट इज ऐड कर दिया आगे। ठीक है, तो ये है स्प्रेड ऑपरेटर। देखिए इसके बारे में भी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। स्प्रेड ऑपरेटर क्यों नीड है, स्प्रेड ऑपरेटर के और भी चीज़ों को हम समझने वाले हैं, तो अभी केवल इतना समझ लीजिए, स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली एक्सपेंड कर देता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट के केस में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है कोई, तो ऑब्जेक्ट के केस में भी आप कर सकते हो। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और बेसिकली अगर मैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट एक लेता हूँ और आकाश लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, लेट बी obj2 के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको क्या कर दूंगा, obj1 को ऐसे कॉपी कर दूंगा, और मुझे अगर एक और कैटेगरी ऐड कर, जैसे एक और हमें एज नाम से वैल्यू ऐड करनी, तो उसको मैं यहाँ पे एज भी कर सकता हूँ 78। तो अगर मैं अब इसको console.log कराता हूँ, देखना console.log object2, तो ये क्या देने वाला है, node index.js। आपको इस तरीके से एज उसमें आ जाएगा और साथ में नेम, पर इसमें कोई इसका एक सेपरेट कॉपी बना है। देखिए ये चीज़ भी हम आपको बाद में समझाएंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जितना कोड हमने लिखा है इसके बिहाइंड द सीन, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके अंदर चेंज हो रहा है, पर इसके इस ऑब्जेक्ट2 का एक रेफरेंस बन चुका है, अलग कॉपी बन चुका है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। पर अभी के लिए बस इतना समझिए आप ऑब्जेक्ट और इसके केस में कैसे स्प्रेड ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, इसके बाद एक ऑपरेटर आता है रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर आपने समझा होगा, रेस्ट ऑपरेटर ये क्या होता है। देखिए रेस्ट ऑपरेटर ये जब हम फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे और डिटेल में समझेंगे, यहाँ पे हम रेस्ट ऑपरेटर को समझते कैसे। देखिए रेस्ट ऑपरेटर मल्टीपल वैल्यू को कलेक्ट करता है। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उसकी वैल्यू मैं सम ले लिया और मैंने एक नंबर रिसीव किया num1 कामा num2। मैं इसके पहले समझाता हूँ। ठीक है, console.log ये क्या करता है, num1 प्लस num2 को सम करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये करने का काम कर रहा है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ console.log, बेसिकली फंक्शन को ही कॉल कर दो। जब सम फंक्शन आप कॉल कर रहे हो वहाँ से आप क्या दे दो, एक नम वैल्यू दे दो, दोनों नम वैल्यू हमने दे दी। ये बेसिकली क्या है, सम फंक्शन को हम इस वैल्यू पास कर रहे हैं। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यूज केस दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, तो अभी आपको क्या कर देगा, दो सम यानी num2 की वैल्यू ये num1 में गई होगी और 5 की वैल्यू num2 में गई होगी, दोनों को ऐड करके क्या कर रहा है, ये आउटपुट दे रहा है 7। पर मान लो मैं यहाँ से गलती से 3 वेरिएबल भेज दिया, तो ये क्या करेगा, नोड index.js आपका कोड क्या करेगा, 7 ही दे रहा है, पर इसको तो नहीं कलेक्ट कर पा रहा है ना, इसको नहीं कलेक्ट कर पा रहा है हमने, बल्कि 3 वैल्यू दिए। तो अगर ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसको करने के लिए हम यूज करते हैं आपका नंबर ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सा, देखो सम करने के लिए आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, सम इक्वल टू 0 फिर ऐसा करते, पर हम एक सिंपल सा कोड इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, फंक्शन सम, और मैंने एक नंबर नाम से वेरिएबल ले लिया और उसको रेस्ट ऑपरेटर में कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर कितने भी वैल्यू आए, मैं console.log कर देता हूँ लॉग, और मैं यहाँ पे नंबर्स को क्या कर देता हूँ, नंबर्स, बेसिकली नंबर्स ले लो क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ फंक्शन को कॉल करता हूँ सम फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ से मैं मल्टीपल वैल्यू कितनी चाहे उतनी वैल्यू भेज सकता हूँ, ये सबको कलेक्ट कर लेगा, कितनी वैल्यू भी आप भेज दो। तो ये क्या करता है, वैल्यू को कलेक्ट करने जितने भी आप देखिए, ये क्या कर दिया, एक नंबर्स क्या कर दिया, एक अरे रिटर्न करता है। अब अगर ध्यान से समझो, इन सभी वैल्यू को क्या कर रहा है, नंबर से क्या कर रहा है, नंबर्स एक अरे में कन्वर्ट हो जा रहा है, अरे में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब जो रेस्ट ऑपरेटर है एक अरे रिटर्न करता है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं जो हमारा इस रेस्ट ऑपरेटर है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे जब फंक्शन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर में यही डिफरेंस है,
ये क्या कर रहा है, वैल्यू को कलेक्ट करने का काम कर रहा है। स्प्रेड ऑपरेटर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करने का काम कर रहा है। तो आप दोनों में डिफरेंस जरूर समझें कि स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं अपना बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर ये क्या होता है, देखिए ये बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। कंप्यूटर इंटरनली नंबर को क्या करता है, नंबर को बाइनरी बिट्स में स्टोर या प्रोसेस करता है। हमने पता है कि कंप्यूटर केवल 0 एंड 1s को समझता है ना, क्योंकि वो जितने भी हमारे वैल्यू होते हैं उसको क्या करता है, नंबर वैल्यू को वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करके ऑपरेशन करता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर यही है, सबसे पहले आपके नंबर उस डिजिट को लेगा और उसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जैसे मेरे पास 4 है तो ये बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेगा। कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देखिए आपको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये जो बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है किसी डिजिट का, ठीक है। तो वो अगर आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने 5 लिया और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो ये क्या करेगा बेसिकली 0 1 0 1 कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 0 1 है क्या, 8 4 उसके बाद 2 उसके बाद 1, ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है। तो 8 और उसके बाद क्या है 4 2 1। तो ये क्या करता है कि इन सभी वैल्यू को देखता है और 5 देखता है तो कहाँ कहाँ पे उसको 0 भेजना है और कहाँ कहाँ पे 1, यानी उनका सम कैसे निकालेगा। देखिए अगर यहाँ देखें तो 8 क्या हो गया 5 से बड़ा है, तो इसको क्या कर देगा वो फॉल्स कर देगा, यानी 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद देखता है 4 क्या 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो 4 को पहले 1 मार्क्स करेगा और फिर उसमें कितना ऐड करें कि 5 पहुंच जाए। तो 2 वाले पे क्या किया, अगर 2 ऐड करेगा तो भाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, जो कि नहीं है, 5 हमें चाहिए। तो इस 1 को क्या कर दिया हाई कर दिया, यानी 1 वाले पोजीशन पे हाई कर दिया, इसीलिए आपका वैल्यू क्या आ रहा है 4 और 5 इन, यानी 4 पे हाई और 1 पे हाई, इन दोनों को ऐड करके 5 आ गया। तो इसका जो बाइनरी कन्वर्जन हुआ वो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं एक 3 लेता हूँ, इसका बाइनरी कन्वर्जन करता हूँ, इसका आपको पता है 0 0 1 1, क्योंकि 2 और 1 पे हाई करेंगे बाकी सारी चीजें हट जाएंगी। सेम कंडीशन है, देखिए 8 पे चेक करेगा क्या 3 से बड़ा, नहीं तो इसको 0 हाई कर दिया। उसके बाद फिर 4 को देख रहा है क्या 3 से बड़ा छोटा, नहीं तो बड़ा है भाई, तो फिर से 0 कर दिया। क्या 3 यहाँ पे जो हमारा 2 है, 2 क्या है 3 से छोटा है, तो उसको हाई करो और उसके बाद कितना ऐड करना 1, तो 1 को हाई कर दो, बाकी सब काम खत्म। तो ये क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू को क्या कर दे रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट कर दे रहा है। उसके बाद अगर मैं बिटवाइज ऑपरेटर एंड होता है और होता है बहुत सारे होते हैं, तो बिटवाइज एंड को हम सबसे पहले समझते हैं। अब हम ऑपरेशन पे आते हैं, ठीक है। बिटवाइज एंड, ये बिटवाइज एंड कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम कमेंट करते हैं और बिटवाइज एंड काम कैसे कर रहा है। देखिए बिटवाइज एंड बेसिकली काम कैसे कर रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। हमारे पास इन दोनों को पहले बाइनरी वाला डेटा 5 हमने कोई डिजिट किया, लेट a इक्वल्स टू 5 एंड लेट b इक्वल्स टू 3, ये हमने किया। और मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ a एंड b, यही तो होता है एंड ऑपरेटर, यही तो करते हैं हम लोग एंड ऑपरेटर में, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन कराऊँ नोड index.js, तो आपको 1 दे रहा है। किस हिसाब से दे रहा है भाई, मल्टीप्लाई करके 1 दे रहा है। तो आउटपुट कैसे आ रहा है ये हम जरा समझते हैं। सबसे पहले 5 को क्या करेगा, वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो 5 का बाइनरी हमने ऊपर देखिए ये नोट किया ना 0 1 0, तो इसको जरा आप यहाँ पे लिखिए, आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस दीजिए, इसको आपको समझाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 3 को भी हमने क्या एक बाइनरी में कन्वर्ट किया था, 3 को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे और इसको भी हम सेम वे में उसके पास लाते हैं, ठीक है। अब ये करता क्या है, आउटपुट कैसे निकालता है, ठीक है। आउटपुट हम देखते हैं, ये देखिए ऐसे किया, फिर उसके नीचे आउटपुट कैसे निकालता होगा, ठीक है, इसको समझते हैं हम, ठीक है। ये आउटपुट कैसे निकालता है इस चीज को हम समझने वाले। सबसे पहले क्या करता है, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करता है, इन दोनों का एंड है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा। 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई क्या होने वाला है, 1 होने वाला है।
होने वाला है ना, होने वाला है भाई, 1 ही तो होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा 0 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा 1 0 का मल्टीप्लाई 0 होने वाला है, और 0 0 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 ही होने वाला है। अब अगर इसको बाइनरी से डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, आउटपुट तो हमें डिजिट में दे रहा है, तो हमें पता है ये किस कंडीशन में। देखिए 8 पे हमारा कोई नहीं है, हाई है, तो इसको हम 0 लेंगे। 4 पे कोई नहीं है, 4 पे भी हमारा क्या है, 4 वाले कंडीशन पे अगर ये हाई नहीं है 0 है। 2 पे भी क्या है, 0 है, यानी इसकी वैल्यू 1 पे क्या है, हाई, तो हाई वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, आउटपुट पे प्रिंट करा देंगे। तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या आया, 1 आया। तो ये किसका काम हो रहा है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर का काम हो रहा है। बिट वाइज एंड इस तरीके से काम करता है। अब सेम कंडीशन को हम बिट वाइज और के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिट वाइज और के केस में भी हम कैसे करते हैं समझते हैं, ठीक है। बिट वाइज आर ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सेम एग्जांपल हम लेने वाले हैं, ठीक है। इसी एग्जांपल को हम लेने वाले हैं, तो इसी को थोड़ा कॉपी करिए आप, ठीक है। पहले हम प्रिंट करके देखेंगे कितना आ रहा है, फिर उसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लेट ले लीजिए। अब मैं अगर इसको और प्रिंट कराऊँ, इसका आउटपुट देखना, नोड इंडेक्स डॉट जेएस आपको 7 दे रहा है, पर किस केस में दे रहा है, ऐड करने में 5 3, नॉर्मल एडिंग अगर हम देखें तो 5 3 8 होना चाहिए ना, पर आउटपुट क्या आ रहा है 7। पर ये कैसे आ रहा है, सेम हम क्या करेंगे, इसी चीज को कॉपी करते हैं, क्योंकि बाइनरी सेम वही होगा, फिर से बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये बाइनरी में फिर से क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे, ठीक है। इसको हम फिलहाल ऐसे दिखाते हैं, दोनों बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिलहाल इसको हटा ही दो, ठीक है। बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया। अब इसके नीचे आते हैं, ठीक है। क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट कैसे हुआ। देखिए 0 0 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, और किया। उसके बाद क्या किया, 1 प्लस 0 1 होता है, बिल्कुल सही। 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल सही। 1 प्लस 1 इस केस में क्या होता है, देखिए जब आप और ऑपरेटर में 1 प्लस 1 करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। इस तरीके से आउटपुट 7 क्यों आया, अब ये समझिए। देखिए अब यहाँ पे 8 की वैल्यू पे, यहाँ अगर मैं इसको देखूँ तो ऐसे होता था 8 4 2 1, ठीक है। तो 0 ये वाला कंडीशन इसके साथ मैच करेगा। क्या हुआ, 8 क्या है, यहाँ पे 8 की वैल्यू 0 के बराबर, यानी 8 वाला 0 पे है, और 1 यानी 4 1 हाई है तो 4 को ऐड करेगा, यानी 4 ऐसे करेगा, 4 प्लस फिर क्या हुआ 2 हाई पे है तो 2 भी आपका ऐड हो जाएगा, प्लस 1 हाई पे तो 1 भी होगा। इसका आउटपुट क्या आया, 7 आया। इसीलिए वो क्या कर रहा है, आउटपुट में 7 दे रहा था। मतलब आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर उसका सिंपल सम करता है। हम अगर नंबर का सम करेंगे 1 प्लस 1 तो आपको 2 दिखता है, पर एक्चुअल में जब आप बाइनरी लैंग्वेज में 1 प्लस 1 करते हैं तो वो 1 ही होता है। तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना है, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसका सम निकाल के वही आउटपुट ये दे रहा है, ठीक है। ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। देखिए एक और ऑपरेटर होता है आपके अंदर, हमने देखा था एक्सॉर ऑपरेटर एक होता है, एक्सॉर सम पढ़ा होगा आपने, एक्सॉर ऑपरेटर भी होता है, ठीक है। एक्सॉर ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए एक्सॉर ऑपरेटर सेम बिट बोलते हैं उसको, अगर सेम बिट है तो उसका सम आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। अगर डिफरेंट बिट दिखा, डिफरेंट बिट, तो आपको क्या कर देना है, 1 कर देना है, बेसिकली 1। तो अगर मैं इस चीज़ को समझाऊं आपको किस तरीके से, तो यहाँ देखिए मैं मान लो एक इस वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स को और कंसोल को मैं उठा के ला रहा हूँ, ठीक, कंसोल C एंड देन मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको फिलहाल के लिए अगर मैं इसको रन कराऊँ, और ऑपरेटर का कुछ इस प्रकार से इसका वो होता है, ठीक है, ये होता है। अगर मैं इसको रन कराऊँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको दिख जाएगा 6। किस हिसाब से आया, इसको देखते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, कोड को, ये पूरा कोड अभी मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि आप देख चुके हैं उसको कैसे हमने भरा था। अब मैं सबसे पहले इस चीज़ को दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ आपको। हमने क्या कहा, सेम बिट है तो 0 दीजिए। तो सबसे पहले 1 और 1 क्या है, एक सेम बिट है, तो इसको सबसे पहले आप 0 कर दो।
अगर डिफरेंट बिट हुए तो उस केस में आउट 1 ही आना चाहिए, डिफरेंट केस में 1, सेम बिट में 0। तो ये आउटपुट में मैं क्या दे रहा था 6, 4 और 2 क्या हुआ 4 और 2, यही बिट तो हाई है, 4 वाली बिट हाई है और 2 वाली बिट हाई, तो उन दोनों को ऐड करके आउटपुट में क्या आ रहा था 6 आ रहा था। सेम बिट को 0, बाकी डिफरेंट बिट को क्या कर दो आप 1 कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, यही हमारा क्या है बिट वाइज XOR ऑपरेटर है। ठीक है, चलिए अब मुझे कुछ चीज़ों को और समझना है, जो बेसिकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस थोड़ा सा समझना है, जिसको टेबल को आप थोड़ा जरूर डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे टेबल आपको नहीं देने वाला हूँ, पर मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जब आपके पास प्रॉब्लम आएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं एक सिंपल 10 प्लस 5 इंटू 2 करता हूँ, इसका आउटपुट आप बताइए क्या होने वाला है। मैं लेट लेता हूँ, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ रिजल्ट, तो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या होने वाला है। इसका आउटपुट आप ऐसे समझोगे कि पहले क्या करेगा 10 प्लस 5 को 8 कर देगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और इसकी वैल्यू 30 आएगी, है ना। दिस यू थिंक दिस डैट ओके, पर ऐसा नहीं होता है जावा स्क्रिप्ट में, पहले ऐसा नहीं होता। इसीलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंट मल्टीप्लाई की ज़्यादा होती है, यानी मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी है वो बहुत हाई होती है, इसलिए वो सबसे पहले ईच एग्जीक्यूशन को फॉल्स वो करेगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या है, पहले रिजल्ट देख लेते हैं। नोड index.js, देखिए आपको 20 दिया, आप 30 कह रहे थे, नहीं, इसलिए ऐसे करेगा, सबसे पहले 10 को करेगा प्लस के साथ। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसको एक ब्रैकेट के रूप में सॉल्व करेगा, 5 इंटू क्या करेगा 2, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा 10 प्लस और 5 दूनी 10, अब उसको प्लस दिख रहा है तो ये 20 इस तरीके से आपको ऐड करके दे रहा है। यानी इस क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई इसकी ऑपरेटर प्रेसिडेंसी ज़्यादा है, यानी जो मल्टीप्लाई की ऑपरेटर प्रेसिडेंसी इज ग्रेटर देन प्लस, यानी प्लस ऑपरेटर से इसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे पहले इस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद इस प्लस वाले को एग्जीक्यूट करा रहा है। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप थोड़ा सा इसके चार्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, और वहाँ से आप इसकी चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं तुमको बताऊँ तो आप सिंप्लीफाई ऑर्डर में, तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि किस तरीके से कौन सा ऑर्डर कब आता है। अगर आप ये चेक कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पहले नंबर पे क्या आता है, बेसिकली ये आता है, इसको सबसे पहले सॉल्व करता है। दूसरे नंबर पे प्रीफिक्स आते हैं, कुछ प्रीफिक्स, और उसके साथ साथ अगर आप प्लस प्लस है या माइनस माइनस है ये आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका इंटू इंटू आता है। ठीक है, ये आप समझिए। चौथे नंबर पे ये आप यहाँ पे नॉट का यूज नॉट आता है। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर आता है, यूनरी, उसके बाद यूनरी प्लस एंड देन यूनरी माइनस, वही आपको मैंने समझाया था, यूनरी माइनस। उसके बाद 5 नंबर पे आप इंटू सबसे पहले आएगा, उसमें भी डिवीजन बाद में, उसके बाद आएगा प्लस, ये मॉडुलस। और उसके बाद 6 नंबर पे आपका आता है प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस आएगा। उसके बाद 7 नंबर पे आपका आता है लेस देन कामा ग्रेटर देन, कामा ग्रेटर देन, उसके बाद कामा लेस देन इक्वल टू, कामा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये आता है। उसके बाद 8 नंबर पे आपका आता है डबल इक्वल्स टू आता है आपका, फिर ट्रिपल इक्वल्स टू, फिर उसके बाद आपका आता है नॉट इक्वल टू, फिर उसके बाद आपका आता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ऐसे आप चेक कर लीजिए, आपके पास ये एक सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले अगर आपको किसी प्रॉब्लम में ये दिखा तो सबसे पहले इसके
कोड को एग्जीक्यूट यानी इसके एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद ये वाले एक्सप्रेशन, फिर ये वाले एक्सप्रेशन, ऐसे ये आपको सॉल्व करता रहेगा। तो आप ये चेक कर लेना गूगल करके, आपके पास इसके प्रेसिडेंस टेबल को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी बता दिखा देता हूँ। लेट रिजल्ट, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूँ। 10 प्लस 5 इंटू 2 ग्रेटर देन 15 एंड देन ट्रू, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए 9 नंबर पे भी आपको ऐड कर दूं। एंड ऑपरेटर आता है क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 वाले पे हमारा आता है और ऑपरेटर। उसके बाद 11 पे आता है हमारा ये जो आप हमने पढ़ा था ये ऑपरेटर। फिर उसके बाद 12वें नंबर पे आता है आपका, फिर 13वें नंबर पे आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट सारे, ठीक है। तो ये कुछ हैं जो आपको इस ऑर्डर को याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने सबसे पहले ये क्या चेक करेगा, स्टेप 1 में आप देखिए स्टेप 1 में क्या होने वाला है। रिजल्ट में देखेगा क्या, इनमें से देखेगा किसकी प्रेसिडेंसी सबसे ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो क्या प्लस सबसे पहले आता है, नहीं, उससे पहले इंटू आता है। क्या उससे पहले आता है ग्रेटर देन या इक्वल टू, नहीं, उससे पहले नहीं आता है। एंड भी बाद में आता है। तो सबसे पहले ये इस वाले प्रोग्राम को सॉल्व करेगा, ठीक है। 5 इंटू 10 करेगा, यानी 5 इंटू 10 ये ऐसे करेगा, ठीक है, करेगा। तो अब आपके पास क्या आ गया, इस 10 आ गया। तो ये अब इस तरीके से बन गया ना, 10 प्लस ये 10 हो गया और ग्रेटर देन 15 एंड ट्रू, ठीक है, ये बना। यही तो फर्स्ट स्टेप में बना। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेगा, स्टेप 2 में अब इसमें चेक करेगा क्या भैया इसमें कोई है। प्लस को पहले देखेगा, क्या प्लस वाला ऑपरेटर इससे बड़ा है, तो प्लस पहले आता है, प्लस पहले आता है, ये बाद में आता है। और ऐसे ये एंड के भी पहले आता है, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी 10 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 20 ग्रेटर देन 50 एंड ट्रू। अब ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें देखेगा क्या ये ग्रेटर देन पहले आता है एंड ऑपरेटर या आता है पहले। तो सबसे पहले चेक करेगा भैया ग्रेटर देन पहले आता है, तो ग्रेटर देन को चेक करेगा, ठीक है। क्या कर देगा, ग्रेटर देन को चेक करेगा ना। तो पहले यहाँ पे इस केस में क्या आएगा, स्टेप 3 में, स्टेप 3 में सबसे पहले ये ग्रेटर देन को जो ये क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि 20 किससे बड़ा है, 15 से। तो एंड यहाँ पे एंड ट्रू सेम हो गया, सेम कॉन्सेप्ट, यानी ट्रू ट्रू क्या है, ट्रू एंड ट्रू। हमने बताया था ये ऑपरेटर कौन सा है। अब ये कभी कभी ट्रू फॉल्स भी रिटर्न करता है। अगर उसको एंड ऑपरेटर को क्या होता है, अगर फॉल्स ही मिली तो सबसे पहले फॉल्स को ही रिटर्न कर दो, जबकि फॉल्स उसको मिला ही नहीं तो उसका सेकेंड वाला रिटर्न कर दो, तो ट्रू आ गया। तो सिंपल, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ट्रू। तो आउटपुट जब आप इसका देखोगे तो ट्रू आएगा। तो ये स्टेप है, आप इसको सॉल्व करना, एक बार आप जरूर इसको सॉल्व करना। इसके बाद मैं अगर console.log करता हूँ रिजल्ट को, तो आपको क्या आने वाला है देखना, नोड index.js, आपको ट्रू आउटपुट आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी उसको याद करें, लेकिन जब आप इसको कर पाओगे जब तक आपको ये प्रेसिडेंस टेबल नहीं आता होगा। देखिए इसको याद नहीं करना, आप बार बार करिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से प्रेसिडेंसी आप बिल्कुल कर सकते हैं। और हमने आपको बताया था कुछ ट्रूथी वैल्यू और थोड़ा सा मैं फालसी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। कुछ फालसी वैल्यू जो वहाँ पे हमने सही से नहीं फालसी वैल्यू कौन कौन सी है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ अगर फॉल्स है तो वो एक फालसी वैल्यू आती है, ठीक है। फॉल्स है तो वो एक फालसी वैल्यू आती है। अगर 0 है वो भी एक फालसी वैल्यू, -0 है वो भी एक फालसी वैल्यू है, और 0 n तक है वो भी एक फालसी वैल्यू है। और अगर आप डबल कोड में कर रहे हो ये भी एक फालसी वैल्यू है, और नल भी एक आपका फालसी वैल्यू है। ये हमने बताया था। अनडिफाइंड भी आपका क्या है, अनडिफाइंड भी एक फालसी वैल्यू है। उसके बाद आपका नैन भी एक क्या है, नैन भी एक फालसी वैल्यू है। तो ये कुछ फालसी वैल्यू है आपके। बाकी इनके अलावा जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या है, ट्रू वैल्यू है, यानी ट्रूथी वैल्यू है। बाकी ये फालसी वैल्यू होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कुछ एक्सप्रेशन आपको दिखाते हैं।
जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू इम्पोर्टेंट आउटपुट बेस, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट बेस क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला देखिए, पहला हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है console.log और हमको दिया गया 1 प्लस इसके अंदर फिर 2, फिर आपको प्लस, फिर 3। आपने टाइप क्वेश्चन अगर पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले ये क्या करेगा, इसका आउटपुट एक बार आप पॉज करिए और इसका आउटपुट आप दिखाइए और कमेंट में जरूर करिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सबसे पहले ये क्या करेगा, 1, देखिए सबसे पहले क्या करेगा, हमने आपको बताया था ऑपरेटर 1 प्लस और इसके बाद 2, इसका आउटपुट निकाल, पहले क्या करेगा, क्या आएगा इसका आउटपुट। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर प्लस ऑपरेटर है और उसमें से एक भी स्ट्रिंग डेटा टाइप दिखता है, स्ट्रिंग ऑपरेंड दिखता है, तो वो दूसरे को क्या नंबर बनाने की कोशिश करता है टाइप क्वेश्चन में। तो 1 को क्या बना देगा, नंबर। तो नंबर जब बनाएगा तो 1 प्लस 2 ये क्या हो जाएंगे, 1 and 2। फिर उसके बाद प्लस आप 1 2 बनेगा, फिर उसके बाद प्लस ये वाला 3, ये 3 भी तो है, तो 3 को फिर ये क्या करेगा, ये ऐसा आएगा। फिर से दिखेगा कि एक स्ट्रिंग दिख रहा है प्लस ऑपरेटर, तो 3 को भी क्या बनाएगा, नंबर बनाने की कोशिश करेगा, सॉरी 3 को स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करेगा। 12 और प्लस 3 ये क्या कर देगा, इसको बना देगा 1 2 3। तो आउटपुट में 1 2 3 आने वाला है। यानी अगर उसको प्लस ऑपरेटर दिखता है और उसके कोई भी एक ऑपरेंड उसको स्ट्रिंग दिख जाता है तो वो दूसरे को भी स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करता है। इसी को हम बोलते हैं टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। तो कंसोल एस करते हैं, नोड index.js, आपको दिख जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। ऐसे ही आप console.log करिए और 1 प्लस 2 प्लस 3 सेम कोड है। आपको इसका क्या आंसर आने वाला है, देखिए इस चीज़ को आप इसके साथ खेलिए, आपको जितना आप इसके साथ खेलोगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले वो क्या कर दे रहा है, 1 2 को ऐड कर रहा है, फिर 3 को क्या कर दे रहा है, कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 हम देखते हैं। सबसे पहले console.log ट्रू प्लस ट्रू क्या आने वाला है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, नोड index.js, तो आपको क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये कैसे हो रहा है, देखिए सबसे पहले ये क्या करता है, ट्रू को देखता है और उसके बगल में भी देखता है क्या कोई स्ट्रिंग तो नहीं है, अगर स्ट्रिंग हुई तो उसको भी नंबर बनाने की कोशिश करता है। अब इस केस में ट्रू ट्रू क्या है, एक बुलियन नंबर है, दोनों को क्या करेगा, वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा। हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो इंटरनली टाइप क्वेश्चन का यूज करके उसको क्या कर देता है, नंबर में कन्वर्ट करता है। तो 1 ट्रू को 1 में कन्वर्ट करेगा, दूसरे ट्रू को 1 में कन्वर्ट करेगा, इसके लिए आउटपुट इसका 2 आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसका आउटपुट 2 आ रहा है। अगर ऐसे होगा console.log फॉल्स प्लस फॉल्स, तो इसका आउटपुट आप गेस कर सकते हैं क्या आने वाला है, नोड index.js, तो इसका आउटपुट 0 आने वाला है, ठीक है। अगर एक भी ट्रू हुआ तो इसके आउटपुट में आप 1 आएगा। मतलब आप समझ पा रहे हो कि आपको जो ट्रू है उसको 1 से 1 में कन्वर्ट कर रहा है और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और कंसोल बेस, console.log null प्लस 1 ये क्या है,